नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, कल आपने देखा महाराष्ट्र में एनसीपी में तोड़फोड़ के बाद ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दावा किया गया। खासकर बीजेपी अपनी कामयाबी पर बहुत खुश हुई, लेकिन क्या ऐसा करके बीजेपी और उसके सहयोगी एकनाथ शिंदे ने सेल्फ गोल नहीं कर लिया है? इस सवाल से आज पर्दा हटाने की भी कोशिश करेंगे। और इस बीच ये भी कहा जाने लगा कि ये सब राहुल गांधी के कारण हुआ है, क्योंकि एनसीपी के लोग राहुल गांधी के साथ गठबंधन करना नहीं चाहते थे, इसीलिए विपक्षी एकता बनने से पहले ही उसमें फूट पड़ गई है। लेकिन सच्चाई ये है कि विपक्षी दल अब अपने दूसरे दौर की बैठक के लिए तैयार हो गए हैं। आज कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जानकारी दी है कि अब 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक होगी। और उन्होंने जो ट्वीट किया है आपके सामने, ये ट्वीट में केसी वेणुगोपाल लिख रहे हैं कि हम 17 और 18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में अगली बैठक आयोजित करेंगे। हम फांसीवादी और अलोकतांत्रिक ताकतों को हराने और देश को आगे ले जाने के लिए एक पुख्ता नजरिया देने के संकल्प को लेकर अडिग हैं, ये कह रहे हैं केसी वेणुगोपाल। दरअसल लोकतंत्र बचाने की जो बात कांग्रेस कर रही है, वही शरद पवार भी कर रहे हैं। कल की घटना के बाद सबकी नजरें शरद पवार पर थीं कि इतने बड़े झटके का सामना शरद पवार कैसे करेंगे, क्या वो अपनी पार्टी और विपक्षी एकता की कोशिशों को बचा पाएंगे। शरद पवार ने आज दावा किया है कि अजीत खेमे के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, यानी शरद पवार के संपर्क में हैं, और अगले 3 महीनों में पिक्चर पूरी तरह से बदल जाएगी। शरद पवार के दावे देखकर लगता है दोस्तों कि 5 साल के भीतर महाराष्ट्र में शायद चौथी बार सरकार बदल जाएगी। और इन चौथी बार में 3 बार तो, जो तीसरी बार अभी बदली है, 3 बार तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि एक आदमी जो है वो तीसरी बार उप मुख्यमंत्री पद का शपथ ले चुका है। शायद यानी अजीत पवार की बात कर रहा हूं, और अजीत पवार के नाम एक रिकॉर्ड होने वाला है कि सबसे ज्यादा 5 बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं साहब। खैर, आगे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी ने शायद सोचा था कि ऐसी फूट से विपक्ष कमजोर हो जाएगा। महाराष्ट्र जैसा झटका यूपी और बिहार में लगने की बात बीजेपी के नेता कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी की इस तोड़ फोड़ की राजनीति से उसे ही नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब तमाम बीजेपी विरोधी क्षेत्रीय दल सतर्क हो गए हैं और जल्द से जल्द बीजेपी का विकल्प बनाने में लगे हुए हैं। आज पटना में नीतीश कुमार की किताब के विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। क्या कुछ कहा है लालू प्रसाद यादव ने? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ लालू प्रसाद यादव जब ये भाषण दे रहे थे, तो दूसरी तरफ उनकी पत्नी यानी राबड़ी देवी और उनके बेटे यानी तेजस्वी यादव, इनके खिलाफ सीबीआई चार्जशीट दाखिल कर रहा था। तो पहले सुन लेते हैं लालू प्रसाद यादव क्या कुछ कह रहे हैं, और कैसे तोड़फोड़ की बात बीजेपी कर रही है और कैसे एकजुटता की बात विपक्ष कर रहा है। सुनिए। ऐसे समय में हो रहा है कि हमारा देश टूट रहा है, देश बिखर रहा है, लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं, चारों तरफ डाका डाल रहे हैं। हाल ही में आपने देखा कि महाराष्ट्र में हम लोग के जो इस देश के सबसे बड़े नेता हैं और बिहार में आए थे, हम लोगों ने बुलाया था कि सभी लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और नरेंद्र मोदी को एकदम बिल्कुल नाबूद करके एकदम निकाल के बाहर करना चाहिए देश से। राम और रहीम के बंदों के बीच नफरत का दीवार खड़ा किया, गरीबी और गुर्बत मिटाने के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई, और हमारे देश को, देश के लोकतंत्र पर, संविधान पर खतरे हो रहे हैं। आरक्षण पर खतरा पैदा कर रहा है नरेंद्र मोदी। भ्रष्टाचार की बात करता है, इससे बढ़ के बड़ा भ्रष्टाचारी कौन हो सकता है? अदानी से लेकर के सब लोग आप जानते होंगे, और एमएलए लोगों को खरीदना ये आम बात हो गई है। दिल्ली के बाद, वहां महाराष्ट्र के बाद देखा हमने कि बिहार बर्बादी है।
बिहार पर बाजी, मैंने बिहार को अब हम लोग तोड़ेंगे। बिहार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है, तुम क्या तोड़ोगे बिहार को? हम लोग इसको एकजुट होकर के देश के लोकतंत्र को मजबूती लाएंगे, संविधान को मजबूत करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे हमारे जो भाई हैं, और आजकल देख रहे होंगे आप कि ये बात चल रही है कि सभी लोग को सभी लोगों को इकट्ठा करने के बजाय फिर भाई भाई में नफरत फैलाने के काम हो रहे हैं। हम इसका मुकाबला करेंगे। तो सुन रहे थे आप लालू प्रसाद यादव को पहली बार जनता से मुखातिब हो रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव बीमारी के बाद से, और इससे पहले आपने लालू प्रसाद यादव को देखा था पटना में जब विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, और उस बैठक में इन्होंने सीधा राहुल गांधी को कहा था कि दूल्हा बनने के लिए आप तैयार हो जाइए, हम बाराती बनने के लिए तैयार हैं, आपके साथ बाराती बन के चलने के लिए तैयार हैं। तो ये बात लालू प्रसाद यादव अपने अंदाज में कहते हुए उस समय नजर आए थे, और आज सीधा हमला कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर। कहा जा रहा है कि जो तोड़फोड़, जो टूट फूट जो हुई है महाराष्ट्र में, वैसी टूट बिहार में भी हो सकती है, वैसी टूट उत्तर प्रदेश में भी हो सकती है। बिहार से आपने सुन लिया, उत्तर प्रदेश में, और आज तो एक अखबार में खबर भी छपी कि बहुत जल्दी जयंत चौधरी जो हैं वो थाम सकते हैं दामन बीजेपी का। जयंत चौधरी ने लेकिन इसके बाद क्या कुछ कहा है ये सुनना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पटना की बैठक में जयंत चौधरी नहीं पहुंचे थे, और इसको लेकर कयास लगाया जा रहा था कि अब शायद जयंत चौधरी जो हैं वो बीजेपी की तरफ जाएंगे। लेकिन उन्होंने आज सीधा कह दिया है कि हम पटना नहीं पहुंच पाए, लेकिन अगली बैठक में ज़रूर पहुंचेंगे। क्या कुछ कहा है ये भी सुन लीजिए। दूसरा विषय, चौधरी साहब, राजभर जी और बीजेपी कह रही है जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्या महाराष्ट्र दोहराई जा रही है यहाँ पर? क्या महाराष्ट्र वाला दोहराया जाएगा? आप क्या चाह रहे हो कि मैं अपना नया सूट सिलवाऊं? बीजेपी और राजभर कह रहे हैं। उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने से क्या होता है? मेरा स्टैंड क्लियर है। यहाँ आज क्योंकि एक सामाजिक कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम मंच नहीं था, कार्यकर्ताओं के बीच कार्यक्रम होता उस हिसाब से, या चुनावी कार्यक्रम होता तो हम खुल के बातों को कह सकते थे, लेकिन यहाँ हमारी कुछ सीमाएं, जिन सीमाओं को हम लांघ नहीं सकते। महागठबंधन आप लोग कर रहे हैं, लेकिन एनसीपी को तोड़ दिया महाराष्ट्र। देखिए, कोई बात नहीं, ये चीजें होती हैं राजनीति में, पहली बार तो नहीं हो रही, और जनता का फैसला अब 24 में ही होगा। जनता किसी के हाथ में काबिज नहीं है, वो अपना मैंडेट देगी। बिहार में पटना में जो बैठक हुई, अगले दौर की जो बातचीत होंगी, मैं उसमें शामिल हूँ। बिल्कुल, ये जंगल राज का सबसे बड़ा प्रमाण। तो पटना में जो बैठक हुई उस बैठक में तो शामिल नहीं हो पाया, लेकिन अगली जो बैठक होगी यानी बेंगलुरु की बैठक में शामिल होंगे, जयंत चौधरी कह रहे हैं। लेकिन दिन भर ये कहा जा रहा था कि जयंत चौधरी सीधा यहां से कांग्रेस नहीं बीजेपी का रुख या बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। तो पटना के बाद अब बेंगलुरु से कोई रास्ता देश की सियासत में शायद निकलेगा, क्योंकि उधर लालू प्रसाद यादव भी गरज रहे हैं, और इधर जयंत चौधरी, आज अखिलेश यादव ने भी अपनी बात रखी है, ओपी राजभर ने भी अपनी बात रखी है, तमाम लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। और इससे पहले कल राहुल गांधी ने तेलंगाना की रैली में जो खरी खरी बातें बीजेपी और तेलंगाना में सत्तारूढ़ बीआरएस को सुनाई है, उससे दोनों परेशान हो गए हैं। बीआरएस को लेकर के, और बीआरएस और बीजेपी के बीच जो रिश्ता है वो रिश्ता क्या कहलाता है, इसको लेकर के इन्होंने जो कुछ कहा, आइए जरा सुन लेते हैं। सीधा सीधा हमला बीआरएस के ऊपर, और बीआरएस जो है वो भाजपा रिश्तेदार समिति है, ये नया नाम देते हुए राहुल गांधी यहां दिखाई दिए थे। जरा सुनिए। तेलंगाना एक सपना था, गरीबों का सपना, किसानों का सपना,
मजदूरों का सपना, कमजोर लोगों का सपना। और 9 साल के लिए टीआरएस ने इस सपने को कुचलने का काम किया। आपने कोई सपना देखा था और टीआरएस ने कुछ और कर डाला। और अब टीआरएस पार्टी ने अपना नाम बदल दिया, नया नाम लाए हैं बीआरएस, मतलब बीजेपी रिश्तेदार समिति। मतलब बीजेपी रिश्तेदार समिति। राहुल गांधी यही नहीं रुके, राहुल गांधी इससे आगे भी गरजते हुए नजर आए। जरा वो भी सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। कुछ महीने पहले हम कर्नाटक में चुनाव लड़े, उधर भी एक भ्रष्ट सरकार थी, गरीब विरोधी सरकार थी। कांग्रेस पार्टी ने उस सरकार को परे कर दिया, हरा दिया। कांग्रेस पार्टी के साथ कर्नाटक में कर्नाटक का हर गरीब व्यक्ति खड़ा हो गया। एक तरफ बीजेपी और उनके अरबपति और दूसरी तरफ कर्नाटक के किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, छोटे दुकानदार, माइनॉरिटीज, पिछड़े लोग सब एक साथ खड़े हो गए। और वैसे ही तेलंगाना में होने जा रहा है। एक तरफ आपके चीफ मिनिस्टर, उनका परिवार और उनके 10-15 अरबपति मित्र, और दूसरी तरफ तेलंगाना के सब गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटीज, छोटे दुकानदार, किसान, मजदूर। इसीलिए तेलंगाना में भी वही होने जा रहा है जो कर्नाटक में हुआ। तो तेलंगाना में भी वही होने जा रहा है जो कर्नाटक में हुआ, इसका ऐलान कर रहे थे यहां राहुल गांधी। और इधर मोदी जी यानी मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी राहुल के हद से बढ़ जाने की बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी आप हद से बढ़ रहे हैं। बीआरएस भी अपने नए नामकरण से नाराज है क्योंकि उनका नया नामकरण भाजपा रिश्तेदार समिति हो गया है, जिससे तिल मिलाए हुए हैं। दरअसल राहुल गांधी ने बिल्कुल ऐसी जगह चोट की है जहां अपने दर्द को छिपाना विरोधियों के लिए मुश्किल हो रहा है, इसलिए राहुल पर हमले तेज हो गए हैं। बीजेपी और उसके सहयोगियों को का ये जो रवैया है वो बता रहा है कि कांग्रेस बिल्कुल सही रास्ते पर आगे बढ़ रही है। तो आइए दोस्तों, आज बहुत कुछ है, महाराष्ट्र से लेकर के देश की अलग अलग राजनीति, और क्या विपक्षी दल यहां से मजबूत हो गए हैं, क्या महाराष्ट्र के बाद और मजबूत हुआ है विपक्ष, और क्या बीजेपी ने कर दिया है सेल्फ गोल। इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। इस वक्त देखिए 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। इधर स्टूडियो में हमारे साथ शकील अख्तर जी जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ उधर इंदौर से जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, इधर दिल्ली से ही प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, और हमारे साथ विजय शंकर सिंह जी जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, और हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपके पास किस रूप में आप देखते हैं कल से आज तक के घटनाक्रम में महाराष्ट्र से लेकर के देश में अब एक बात लगातार चल रही है, महाराष्ट्र से ज्यादा ये बात चल रही है कि अब जितने विपक्षी दल हैं और खासकर जो क्षेत्रीय दल हैं वो तैयार हो जाएं, क्योंकि उनमें टूट पड़ने वाली है, फूट पड़ने वाली है, तोड़ फोड़ की राजनीति देश में चल रही है। और प्रधानमंत्री तो इसकी गारंटी दे के आए हैं भोपाल में, क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे थे कि जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको ठिकाने लगाऊंगा। तो कह रहे हैं लोग कि ये ठिकाने लगाए जा रहे हैं, बीजेपी में वॉशिंग मशीन की तरह धुल रहे हैं। क्या कहेंगे? हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। सीधा आना चाहता हूं अखिल स्वामी जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। देखिए राजीव जी, वास्तविकता में बैटल लाइन्स आर ड्रॉन वेरी क्लियरली। अब हर विपक्षी दल और हर व्यक्ति के ऊपर विवेक पे डिपेंड करता है कि या तो वो अधर्म के साथ हो और 1 साल के लिए सत्ता का सुख भोगे और 1 साल के बाद जनता उनको खदेड़े। एक विकल्प तो ये है। दूसरा विकल्प ये है कि 1 साल तक दुख को भोगे, तन के खड़ा रहे, जो कष्ट उनके सामने आए उनको झेले, और 1 साल के बाद जनता की सेवा करे और जनता के साथ
कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़े। ये विकल्प खुले हुए हैं। देखिए राजीव जी, आपने सुना होगा, पुरानी कहानियों में सुना होगा, एक समृद्ध राजा हुआ करता था, उसको एक उसके घर के भेदिये ने धोखा दिया और धोखा देके उस राजा को जब उसने हराया और विपक्ष ने आके उसके राज्य में शासन शुरू किया, तो ये व्यक्ति जिसने धोखा दिया था वो आक्रमणकर्ता के पास जाके कहता है मुझे इनाम दो क्योंकि मैंने सत्ता तुमको सौंपवाई। तो वो कहता है, गला काट देता है और कहता है कि तुम जब उसके साथ नहीं रहे जो तुम्हारे सिद्धांत थे, तुम्हारी मर्यादाएं थी, तो तुम मेरा साथ क्या दोगे, तुम्हारी मौत ही तुम्हारे लिए उचित है। देखिए वास्तविकता में राजीव जी, मैं सच बता रहा हूं, कोई भी आदमी का कोई भी सिद्धांत हो, वो अपने सिद्धांतों में अडिग रहे तो मुझे वो पसंद आता है। हमारा सिद्धांत है, मेरा सिद्धांत यह है कि इस समय क्योंकि नारियों पे अत्याचार हो रहा है, किसानों पे अत्याचार हो रहा है, गरीब आदमियों पे अत्याचार हो रहा है, अमीर आदमियों की तिजोरियां भरी जा रही हैं, सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं, इसलिए मेरा ये मौलिक कर्तव्य है, ये मेरा नैतिक दायित्व है कि मैं सत्य के साथ खड़ा हूं और जो इन चीजों के विरोध में है उनके साथ खड़ा हूं। अब हर व्यक्ति को अपने अंदर, जो उसके अंदर राम भी है, रावण भी है, धर्म भी है, अधर्म है, उसे ये सोचना होगा कि उसको धर्म के साथ खड़ा होना है या अधर्म के साथ खड़ा होना है। आप सोचिए, जिस प्रकार से खुली चुनौती दी जा रही है कि जो हमने महाराष्ट्र के अंदर किया वो हम बिहार और उत्तर प्रदेश में भी करेंगे। आप सोचिए, जिस प्रकार श्रीमंत को ये मध्य प्रदेश में नहीं झेल पा रहे हैं और श्रीमंत को सत्यानाश कर दिया है, स्थिति ये अजीत पवार का भी कर देंगे और एकनाथ शिंदे का भी कर देंगे। कुछ लोगों ने ये एक सर्वे कराया, महाराष्ट्र के अंदर सर्वे कराया कि ये घटना होने के बाद, अजीत पवार के शासन में जाने के बाद सर्वे कराया, तो ये पता चला कि बहुत बड़ी संख्या, करीब 75% लोग ये कहते हैं कि बदली हुई परिस्थिति में हम महाविकास अघाड़ी के साथ खड़े हैं और बीजेपी के विरुद्ध है। देखिए, ये जो बात आपने कही कि सेल्फ गोल किया, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, राजीव जी इसी को कहा जाता है। क्योंकि आज की तारीख में ये जनता, देखिए एक चीज और कर रही है बीजेपी, जो गलती कर रही है, मुझे जो समझ में आ रही है, राहुल गांधी जो रेखाएं खींच रहे हैं उनको ये सिद्ध कर रही। राहुल गांधी ने पहली रेखा खींची कि ये नफरत फैलाते हैं, मैं प्यार फैलाता हूं। ये मणिपुर नहीं गए, इन्होंने आज व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या हर जगह ये जब नफरत फैलाने का प्रयास करते हैं, ये बात सिद्ध होती है और जो फैन सिटर्स हैं वो समझते हैं कि राहुल गांधी सही बोल रहे हैं। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, जो लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिन पे भी ईडी की रेड होती है, जिनके भी बैंक अकाउंट फ्रीज होते हैं, वो लोग सारे के सारे, जिनके खिलाफ प्रधानमंत्री छाती ठोक के कहते हैं कि मैं गारंटी देता हूं इनको जेल के अंदर करा दूंगा, और अगले दिन वो मंत्री बन जाते हैं और सारे केसेस वापस हो जाते हैं और बैंक अकाउंट डिफ्रीज हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि बैटल लाइन्स आर ड्रॉन, धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है और हर भारत के 142 करोड़ लोगों को यह निर्णय लेना है कि वो धर्म के साथ है या अधर्म के साथ है। राजीव जी, अखिल स्वामी तो धर्म के साथ है, न्याय के साथ है, और ये हम इंश्योर करेंगे कि अधर्म की हार हो, क्योंकि हमारा नैतिक दायित्व है कि अधर्म और असत्य और हिंसा, इन चीज को हम डिफीट करके ही अंतिम सांस ले। की बात उधर लालू प्रसाद यादव को अभी आपने जब सुना तो लालू प्रसाद यादव भी जो बातें कह रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बातें रख रहे थे और आज भी उसी तेवर में नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आपने जयंत चौधरी को भी सुन लिया, बहुत सारे ऐसे बयान आए हुए हैं अलग अलग नेताओं के, लेकिन बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी नेताओं, दलों के जो बयान आ रहे हैं वो यही है कि बिहार में सबसे पहले तो जेडीयू से पहले भी कांग्रेस टूटेगी, ये कहा जा रहा है और कहना है उपेंद्र कुशवाहा का। और ऐसे ही अलग अलग लोगों के अलग अलग बयान हैं, कितनों के बयान सुनवाऊं, कितनों के बयानों की चर्चा करूं, लेकिन यहां पर महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है उसको लेकर के भाजपा और उसके सहयोगी इतने खुश हैं कि उनको लगता है कि जो किया है बहुत सही किया है। लेकिन जैसा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कह रहे हैं कि जिनको एक साल तक खुश रहना है, खुश रह लें, साल भर के बाद परिस्थितियां बदलेंगी, जनता जब देखेगी, जनता जब देख रही है आज भी, तो वो अपने हिसाब से वोट देगी। और यही बात शरद पवार भी कह रहे हैं कि अगले 3 महीने में मैं अपनी पार्टी खड़ी कर दूंगा। आना चाहता हूं जरा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास।
प्रकाश जी, आपसे समझना चाहता हूं, महाराष्ट्र से लेकर के अलग अलग राज्यों में जो घटनाक्रम है, और उसमें सबसे बड़ी बात ये कि जितनी रीजनल पार्टियां हैं वो परेशान हो जाएंगी, और क्या इसके बाद एक ही यही दिखाई देता है कि एक भाजपा और एक कांग्रेस रहेगी, उसके अलावा कुछ नहीं बचेगा, ये माना जाए, या परिस्थिति बदलने वाली है, और वो भी 17-18 तारीख को अब जो बैठक होने जा रही है बेंगलुरु में, उस बैठक से परिस्थितियां बदलेंगी? क्या इसके बाद, महाराष्ट्र के घटनाक्रम के बाद से, क्या विपक्षी दल और मजबूती के साथ सामने आने वाले हैं, ऐसा माना जाए? और ये जो 20 तारीख से सेशन शुरू हो रहा है, मानसून सत्र शुरू हो रहा है पार्लियामेंट का, उसमें उसकी बानगी नजर आएगी, ऐसा माना जाए? किस रूप में देखा जाए, प्रकाश हिंदुस्तानी जी? राजीव जी, जिस तरह से महाराष्ट्र का राजनीतिक घटनाक्रम बदला है, उससे ये बात तो साफ है कि ये 2024 की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी 2024 की भी है, और मोदी जी कह चुके हैं किसी को भी, किसी भी भ्रष्ट को छोड़ूंगा नहीं। चक्की पिसिंग छोड़ूंगा नहीं मतलब मैं उसको दूसरी पार्टी में नहीं रहने दूंगा, यहां वहां नहीं रहने दूंगा, बीजेपी में शामिल करके ही दम लूंगा। जब मोदी जी कहते हैं कि छोड़ूंगा नहीं, मतलब वो बीजेपी में शामिल करवा के ही मानेंगे। एक लंबी फहरिस्त है, बहुत बार बोली जा चुकी, सब लोगों को पता है कि कितने ईमानदार नेता जेल जाने के बजाय बीजेपी में जाना पसंद करते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उसमें दल बदलने वाले नेताओं के सामने कोई विकल्प नहीं था कि या तो वे जेल जाएं, जेल में चक्की पीसें, या बीजेपी में नड्डा के आगे तलवे घिसें। तो उन्होंने नड्डा या बीजेपी के नेताओं के सामने अपने तलवे घिसना पसंद किया। अभी तक अजीत पवार एंड कंपनी को न तो मोदी ने न शाह ने बधाई दी है कि बधाई हो आप बीजेपी में आ गए, क्योंकि मोदी जी तो कह चुके हैं कि ये जो सबसे भ्रष्ट लोग हैं उनको छोड़ूंगा नहीं। और 9 में से 7 तो ऐसे हैं जो अकबर के दरबार के सितारे हैं, भ्रष्टाचार के सितारे हैं, जांचें चल रही है। लेकिन बीजेपी यहां रुकने वाली नहीं है। फिलहाल बीजेपी की निगाहें महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेताओं पर भी है, ये खबर भी रह रहकर आती है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य है महाराष्ट्र की सभी लोकसभा की 48 सीटों पर जीतना। जैसे वो दावा करते कि हमें यूपी की पूरी 80 सीटों पर जीतना है, या मध्य प्रदेश की 29, या राजस्थान की 25, या छत्तीसगढ़ की 11, या तेलंगाना की 17, सभी सीटों पर जीतना है, उनका ये दावा है। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा कई लोगों का मत है, कई बुद्धिजीवियों का मत है कि महाराष्ट्र में वर्तमान सरकार जाने वाली है, जाने वाली थी। उसको बचाने के लिए उनके पास कोई विकल्प नहीं था मोदी और शाह के सामने कि एनसीपी में फूट डालें और कुछ लोगों को अपने यहां ले आए। अजित पवार का राजनीतिक इतिहास बड़ा चर्चित रहा है, और महाराष्ट्र में अब ऐसा है कि डबल इंजन की सरकार में इंजन के 3 तो इंजन पहले हैं, 3 इंजन के आगे 2 इंजन और 3 इंजन के पीछे 2 इंजन वाली कहावत चल रही है। मतलब इंजन ही इंजन है, वहां डिब्बे भी हैं या नहीं ये पता नहीं। जो भी पार्टी है बीजेपी के साथ है या दिल्ली के साथ है, ऐसा माहौल बनाया जाता है। लेकिन शरद पवार ने आज जो ऐलान किया, शरद पवार को मैं समझता हूं कि बहुत ही दिग्गज नेता हैं, आईसीसी के प्रमुख रह चुके हैं, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के प्रमुख रह चुके हैं, सहकारी क्षेत्र के बड़े नेता हैं, शुगर लॉबी को डील करते हैं, किसानों के बड़े नेता हैं, कृषि मंत्री रहते हुए बहुत सारे काम कर चुके हैं, कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य उन्होंने किए हैं। ये बात और है कि शरद पवार के रहते महाराष्ट्र में किसानों ने बहुत आत्महत्याएं की जब वो कृषि मंत्री थे। लेकिन शरद पवार जिस तरह से, कल और आज में अंतर है, कल शरद पवार जिस तरह नम्र थे आज उतने नम्र नहीं है। आज उन्होंने महाराष्ट्र में जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात स्पष्ट की और ये कहा कि अगले 3 महीने में मैं पार्टी खड़ी कर दूंगा वापस। तो शरद पवार कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये बात माननी होगी। शरद पवार इतने साधारण व्यक्ति नहीं, और इसीलिए शरद पवार की पार्टी को निशाना बनाया गया। ईडी और सभी लोग कहते हैं कि ये जो दल बदला है ये ईडी और इनकम टैक्स और जांच ब्यूरो के दबाव में किया गया है। तो इसे राजनीतिक से ज्यादा बदले की राजनीति माना जाए। और बीजेपी जो कुछ भी कर रही है
इससे बीजेपी की छवि इतनी ज्यादा धूमिल हुई है। मुझे लगता है कि अब बीजेपी के नेता जब महाराष्ट्र में जाएंगे और देश के दूसरे हिस्सों में जाएंगे, तब लोग कहेंगे कि भाई आप तो नैतिकता की बात कर रहे थे, अच्छे दिन लाने की बात कर रहे थे, अपराधियों को जेल भेजने की बात कर रहे थे, लेकिन पूर्वोत्तर से लेकर उत्तर प्रदेश तक और पंजाब से लेकर कश्मीर तक सारे नेता जिनको आप भ्रष्ट कहते थे, वो आपकी पार्टी में क्यों शामिल हो रहे हैं या आपकी पार्टी को समर्थन क्यों दे रहे हैं। तो बीजेपी जिसे बड़ा अच्छा कदम मान रही है, वो वास्तव में एक तरह से बीजेपी अपने ही गोल में बॉल फेंक रही है, ऐसा लगता है। और अभी धीरे धीरे अभी जो उत्साह अखबारों में मीडिया में दिख रहा है, उत्साह 2 या 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा। हालांकि महाराष्ट्र के स्पीकर क्या फैसला देने वाले हैं सबको पता है, स्पीकर की छवि, स्पीकर के पुराने फैसले सब जानते हैं। अब इनका निशाना दूसरे राज्य भी होंगे, लेकिन क्षेत्रीय दलों में, क्षेत्रीय दल भारत की राजनीति में हमेशा रहेंगे उनकी, क्योंकि ये देश बहुत विविधता वाला देश है, लोग अपने क्षेत्र के दल से जुड़े रहेंगे। और बीजेपी और कांग्रेस दिल्ली में, केंद्र में, ये 2 दल ही रहेंगे। भारत के मतदाता जानते हैं कि उन्हें राज्य में किस पार्टी के साथ जाना है और दिल्ली में या लोकसभा में किस पार्टी के साथ जाना है। तो अब राजनीति दिलचस्प तो होगी, पर बीजेपी के लिए कांटे की सेज तैयार है। महाभारत के वो दिग्गज योद्धा को योद्धा याद आ रहे हैं जो अपने आप को बहुत महान योद्धा समझते थे और कौरवों के साथ थे, और अंत में उनका हर्ष क्या हुआ, क्योंकि आप देखिए कि एक श्री कृष्ण और 5 पांडव मिलकर उनकी जो गद बना देते हैं किसी को पता नहीं है। और इस देश के लोग सब जानते हैं कि जिसे बड़ी भारी उपलब्धि समझ रहे हैं, वो उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये वक्त बताएगा कि क्या कर दिया है मोदी ने, शाह ने। आगे पीछे देवेंद्र फडणवीस को आधुनिक चाणक्य नंबर 3 बनाने की कोशिश है, और जल्दी ही जब भी शिंदे हटेंगे, जल्दी हटने वाले हैं वो, जब हटेंगे तो पहले फडणवीस को बनाया जाएगा कि फडणवीस को उनका इनाम दिया जाएगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे पुराने जमाने में ब्रिटिश हुकूमत करती थी, राय बहादुर की पदवी दे दी थी, तो ये भी नए राय बहादुर हैं फडणवीस, अभी पिछले पर्दे के मंच पे ही। राजीव जी, बिल्कुल, छोटी छोटी गलतियां जो हैं कई बार वो बड़ी हो जाती हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद कीजिए, अभी सप्ताह भर पहले जब भाषण दे रहे थे भोपाल में, वहाँ पर उन्होंने गारंटी की बात की थी, कई गारंटियाँ दे रहे थे, और उसके बाद भ्रष्टाचारियों की लिस्ट भी लेकर आए हुए थे, और उसमें एनसीपी के भ्रष्टाचार की बात भी कर रहे थे कि एनसीपी ने कितने भ्रष्टाचार किए, और एनसीपी का नाम भी ले रहे थे। लेकिन आज वही एनसीपी और वही भ्रष्टाचारी लोग जो हैं वो मोदी जी और उनकी पार्टी के लिए उनके हितैषी बन गए हैं। तो ये चलता है राजनीति में, कोई किसी का न दोस्त होता है न दुश्मन होता है, लेकिन आप जो बोते हैं वही काटते हैं। आप अगर बबूल बोएंगे तो फल कहाँ से मिलेगा, कहावत तो सुना ही होगा आपने। तो वही बात है, और ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। सामने चुनाव हैं, 5 राज्यों के चुनाव, जिस भोपाल की बार बार मैं बात कर रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ, उस भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश, वहाँ भी चुनाव है और वहाँ भी रिजल्ट आ जाएगा सामने। और ऐसे ही तेलंगाना में, जहाँ कल राहुल गांधी गरज रहे थे और उनके गरजने से आज बीजेपी और बीआरएस दोनों परेशान हैं, वहाँ का रिजल्ट भी सामने आएगा। तो बहुत सारे रिजल्ट आएंगे, और रिजल्ट सामने महाराष्ट्र का भी आएगा, तो सबको हिसाब यहीं देना है। लेकिन इस हिसाब किताब में आज की तारीख में कौन आगे है कौन पीछे है, उसकी समीक्षा करना हमको आज जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो ज़रूरी है। और उसमें विपक्ष कहाँ जा रहे हैं, विपक्षी दल कहाँ जा रहे हैं, और क्या भाजपा सचमुच सेल्फ गोल कर रही है, क्या मोदी जी की लीडरशिप जो है अब वो पस्त होती दिखाई दे रही है। चलिए आते हैं प्रशांत टंडन जी आपके पास, आपसे समझते हैं कि एक तरफ विपक्षी दल और दूसरी तरफ मोदी जी, उनके चाणक्य, नए चाणक्य बनाने की कोशिश, जैसा कह रहे थे डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, और इन सब के बीच जनता जो सबसे बड़े चाणक्य की भूमिका में हमेशा रहती है। आप और हम जो भी कहते हैं वो अंदाज हम लगाते हैं, कुछ लोगों से पूछते हैं, बात करते हैं उसके बाद, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सीधा जाकर अपना फैसला सुनाते हैं, और वो है जनता। जनता क्या कुछ कहेगी ये भी हम समझेंगे। तो आपसे जरा समझना चाहता हूं क्या कुछ आने वाले समय में होने जा रहा है। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर रविकांत जी। रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में।
और सीधा प्रशांत टंडन जी। राजीव जी, जो आपने टाइटल दिया सेल्फ गोल, तो मैं बताता हूं कि बीजेपी का सेल्फ गोल ये कैसे है और आगे की पॉलिटिक्स कैसे होगी, लेकिन थोड़ा सा उसकी पृष्ठभूमि पे जाना बहुत आवश्यक है। महाराष्ट्र की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, तो मैं शुरुआत करता हूं एनसीपी से। देखिए, एनसीपी, शरद पवार जी के बारे में ये कहा जाता था कि साहब वो जो 50 एमपी जेब में रखते हैं। फिर वो जब निकले बाहर तो उनके साथ संगमा और तारिक अनवर गए, तो ये तो उनकी हकीकत थी। तो पवार साहब की जो पॉलिटिक्स है, वो जैसा वो खुद कई बार कहते हैं कि गुगली पे ज़्यादा विश्वास है उनका, और एक्चुअल पॉलिटिक्स में विश्वास कम है, दिखता नहीं है। अब देखिए क्यों ऐसा उनके साथ हुआ ये, और क्षेत्रीय पार्टियों की ये दशा होती क्यों है। 1999 में एनसीपी बनी है और तब से लेकर अब तक लगभग पूरे अपने जीवन काल में वो सत्ता के इर्द गिर्द ही रहे हैं। वो महाराष्ट्र की कांग्रेस की सरकार के साथ हो गए, 2004 में जब केंद्र में सरकार आई यूपीए की, तो वहां साथ हो गए। तो विपक्ष में रहने की का स्टैमिना जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों को बनाना पड़ेगा, वो उनके अंदर नहीं है। और उसका कारण क्या है कि कार्यकर्ताओं से इंगेजमेंट नहीं है। राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं वो कार्यकर्ताओं से इंगेज कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को अगर अपनी राजनीति के, अपनी पार्टी के आदर्शों पे, उसकी आइडियोलॉजी के इर्द गिर्द आप मोबिलाइज करेंगे तो नेताओं पे दबाव रहता है कि आज अगर छोड़ के जाएंगे तो कार्यकर्ता जूते मारेगा। कार्यकर्ताओं से सब डरते हैं। मैं आपके प्रोग्राम में अभी कह सकता हूं ये बात कि अगर राहुल गांधी के साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता ना हो तो कांग्रेस में तो आज भी ऐसे ऐसे लोग बैठे, शकील अख्तर जानते हैं कि वो राहुल गांधी को भी क्या करेंगे। वो हम देखते रहे कि किस तरह G23 था और क्या था। तो वैचारिक रूप से मोबिलाइज करने का काम विपक्ष की पार्टी को, विपक्ष की राजनीति करना आना चाहिए। महाराष्ट्र में लिंचिंग हो रही है, आप बताइए कि एनसीपी सेकुलर पार्टी है, क्या बयान आया कोई, क्या प्रदर्शन हुए, दलितों के साथ मारपीटें होती हैं, क्या कुछ हुआ। तो केवल आप गुगली फेंकेंगे तो उससे काम चलता नहीं, बैटिंग भी करनी पड़ती है, रन बनाने पड़ते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि विपक्षी जो क्षेत्रीय दल हैं उनके सामने बड़ी चुनौती है कि विपक्ष में रहकर सरवाइव करना। लालू प्रसाद यादव इसको जानते हैं, बहुत से नेता नहीं जानते हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ एक एडवांटेज ये है कि अगर केंद्र में वो सत्ता के बाहर है तो छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हिमाचल में, कर्नाटक में, झारखंड और तमिलनाडु में उसकी सरकारें अपनी या गठबंधन के साथ हैं। तो एक सिस्टम चल रहा है कहीं ना कहीं, सत्ता के साथ, सत्ता में होने का आभास। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि विपक्षी पार्टियां अब कम से कम राजनीति करना शुरू करें, सड़क पे उतर के कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करें। अब शिवसेना का समझिए क्यों सेल्फ गोल है। शिवसेना महाराष्ट्र में राजीव जी अकेली पार्टी है कि आज भी उद्धव ठाकरे अगर ये अब कहें कि मैं फलां रैली करूंगा, पूरे महाराष्ट्र से शिवसैनिक अपना पैसा खर्च करके अपने झंडे बैनर लेकर बस में बैठकर आएगा मुंबई तक। किसी और पार्टी में ये बात नहीं है। उनको बसें लगानी पड़ेंगी, उनको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जेब ढीली करनी पड़ेगी, तब रैली होगी। 19 जून को 2 रैलियां हुई है मुंबई में, दोनों शिवसेनाओं की। और फर्क देख लीजिए, शिवसेना एक नाथ शिंदे को महाराष्ट्र के बाहर से बुलाने पड़े लोग, उद्धव ठाकरे को नहीं बुलाने पड़े, क्योंकि उनका कार्यकर्ता मोबिलाइज्ड है अपनी पार्टी की विचारधारा से। अब जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स उभर रही है, अब शरद पवार को ये करना चाहिए, बजाय एमएलएस को और अजीत पवार की क्या पॉलिटिक्स है और बीजेपी क्या कर रही है और वो नई गुगली फेंकने की तैयारी करें, उनको कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करना चाहिए। याद कीजिए
कि जब इनको ईडी ने बुलाया था और पवार ने कहा कि हम 1 लाख लोगों के साथ ईडी के दफ्तर जाएंगे, कैंसिल हो गए नोटिस। ये कार्यकर्ताओं का ताकत होती है, ये जनता की ताकत होती है, इसको महसूस करना चाहिए। तो ये अब महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में क्या होगा कि जो ये उथल पुथल मची है इसमें, क्योंकि शिवसेना के पास एक स्ट्रक्चर है पार्टी का, क्योंकि उसका कार्यकर्ता मोटिवेटेड है, वो अपने पैसे खर्च करके अपनी पार्टी के कार्यक्रम में आता है, शिवसेना को ही एडवांटेज होगा। और दूसरा एडवांटेज इसमें जो कि सेकुलर खेमा डिसल्यूजन होगा, वो होगा एनसीपी का, वो कांग्रेस की तरफ जो है वो फायदा होगा, कांग्रेस की तरफ जो है वो होगा। लेकिन कांग्रेस को उसके लिए काम करना पड़ेगा। दूसरे की कांग्रेस को महाराष्ट्र के डैशबोर्ड को एक बार नए सिरे से देखना होगा। आप देखिए कि शिवसेना बार बार अपनी तरफ से कांग्रेस के साथ नजदीकी दिखाने का प्रयास कर रही है। ठाकरे परिवार के लोग शामिल हुए भारत जोड़ो यात्रा में भी। आप देखिए संजय राउत का बयान सबसे पहले आता है राहुल गांधी के ऊपर अगर कोई हमला होता है तो मोदी सरकार की तरफ से। तो अब कांग्रेस को ये देखना चाहिए वर्कर लेवल पे कि वो जो शिवसेना अब नई शिवसेना है, अब ये बाल ठाकरे की शिवसेना नहीं है, तो उनको इस हैंगओवर से निकल के शिवसेना को नए ढंग से डील करना चाहिए। मुझे लगता है कि एनसीपी और शिवसेना के बीच में अगर चुनाव करना हो तो शिवसेना से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग उनको बनानी चाहिए कांग्रेस को महाराष्ट्र के लिए। तो ये नए सिरे से ये बॉन्डिंग करनी पड़ेगी। और विपक्षी पार्टियां चाहे उत्तर प्रदेश की हो, आप देखिए अभी आप खबर बता रहे थे जयंत चौधरी की, क्यों अजीत सिंह बार बार सरकारें में दल बदलते थे और सरकार के साथ रहते थे पार्टी बचाने के लिए। सत्ता में रहना इन पार्टियों के लिए आवश्यक है। इनको विपक्ष की राजनीति करने का स्टैमिना बनाना होगा, वरना ये पार्टियां टूटती रहेंगी और इसी तरीके का खेल बीजेपी आसानी से करती रहेगी। जो बयानबाजियां हो रही वो साइकोलॉजिकल वॉर गेम है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टियां भी जानती हैं। राजीव जी। जी बिल्कुल, बयानबाजियां साइकोलॉजिकल कहें तो माइंड गेम है और इसको तमाम दल जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हैं कि आपको अपनी पार्टी बचाना है तो आपको सत्ता में रहना होगा। ये काम अजीत सिंह करते थे और ऐसे ही कई नेता करते थे और आज भी वही कर रहे हैं। क्या सत्ता में रह करके ही आप पार्टी बचा सकते हैं या आप जनता के बीच रह करके और अपनी बातों पे अडिग रह करके भी पार्टी बचा सकते हैं? लेकिन दूसरी तरफ कल से जैसे ही वहां एनसीपी में टूट की बात आई, सीधा हमला राहुल गांधी के ऊपर होने लगा और राहुल गांधी के कारण ही एनसीपी टूट गई और राहुल गांधी ने विपक्षी एकता होने से पहले ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये तमाम बातें मैं अपनी उपज नहीं कह रहा हूं, आप कल के मेन स्ट्रीम सो कॉल्ड मीडिया के कुछ ऐसे प्रोग्राम्स को देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। आना चाहता हूं ज़रा इधर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शकील अख्तर जी के पास। शकील अख्तर जी, एक खबर आज जो आधिकारिक खबर आई है वो कि 17 और 18 तारीख को बेंगलुरु में बैठक होने जा रही है, विपक्षी दल की बैठक। आधिकारिक तौर पे ये बात कही गई है। इससे पहले शरद पवार ने अपना बयान दिया था, लेकिन शरद पवार के बयान के बाद आज कांग्रेस का बयान आना और लगता है क्या, पहले तो इस बात की पुष्टि आपके ज़रिए चाहूँगा कि क्या सचमुच अब 17-18 को ही है या अभी भी इसमें आगे पीछे की बात हो सकती है? एक तो ये, दूसरी चीज़ कि राहुल गांधी पे हमला करने का मतलब क्या था? कल जो घटनाक्रम हुआ उसमें राहुल गांधी कहाँ से आ गए? क्या उनके कारण सब कुछ हुआ है? अगर उनके कारण हुआ है तो क्या कारण है? या क्या जो हम लिख रहे हैं कि बीजेपी ने सेल्फ गोल कर दिया है, ये कारण है? देखिए राजीव, जो आपने पूछा 17 और 18 की बात, तो सारे विपक्षी दल जो पटना में गए थे वो उन्होंने कांग्रेस से कहा कि इस बैठक को जो 13-14 को कुछ कारणों से स्थगित करना पड़ी थी, क्योंकि कुछ नेताओं को उस दिन जो है अन्य कार्यक्रमों में कुछ व्यस्तता थी, तो उसके बाद जो मीडिया चलाने लगा, गोदी मीडिया चलाने लगा कि कैंसिल हो गई, विपक्ष डर गया, बीजेपी ने विपक्ष को तोड़ दिया,
तो उसके बदले में आपको जल्दी से जल्दी एक डेट देना पड़ेगी ताकि स्थिति क्लियर हो। तो आज कांग्रेस ने बाकायदा उस डेट को अनाउंस कर दिया कि 17-18 को बेंगलोर में मीटिंग होगी, और ये मीटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी मीटिंग की डर की वजह से ये सब हो रहा है। अगर पटना में विपक्षी एकता की मीटिंग नहीं होती तो ये जो महाराष्ट्र में कांड हुआ ये भी नहीं होता। आप कह रहे हैं कि ये विपक्ष सत्ता पक्ष या जो गए हैं वो लोग सब आरोप लगा रहे हैं, मीडिया आरोप लगा रहा है कि राहुल की वजह से हुआ। बिल्कुल सही आरोप लगा रहा है, ये राहुल की वजह से ही हुआ है, क्योंकि इन सब को राहुल फोबिया है। और जो अभी प्रशांत जी कह रहे थे, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कह रहे थे कि ये अगर कांग्रेस में भी ऐसे लोग हैं कि जो राहुल को भी कुछ कर सकते थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, अगर पिछले साल राहुल यात्रा नहीं निकालते तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये कांग्रेसी भी और सत्ता पक्ष भी कांग्रेस को ख़त्म कर देते। ये आप हमेशा याद रखिए कि मोदी जी जो एक बात कहते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत, जो इन्होंने 2014 में आते ही कहा था, ये कांग्रेस मुक्त भारत तो कहते हैं, लेकिन उद्देश्य कांग्रेस मुक्त भारत नहीं है। उद्देश्य है नेहरू गांधी परिवार मुक्त कांग्रेस। उन्हें वो कांग्रेस चाहिए जिसमें नेहरू गांधी परिवार का नेतृत्व न हो, और उसके बाद उसका वो वही हाल करेंगे जैसा कि इन्होंने अभी शरद पवार की पार्टी का किया, जैसा कि इन्होंने मायावती की पार्टी का किया, जैसा कि वो किसी और पार्टी का करने की ताकत रखते हैं। आज की तारीख में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कही है वो लालू यादव जी ने कही है। ये देश तोड़ना चाहते हैं। पार्टी टूटना, पार्टी बनना तो छोटी बात है। लालू जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा ये देश तोड़ना चाहते हैं, ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इसी को बचाने के लिए राहुल लड़ रहे हैं। देखिए, राहुल के ऊपर तो इल्ज़ाम अभी बहुत लगेंगे, और ये इल्ज़ाम जो कांग्रेस के सहयोगी दल है उनमें से भी कुछ लोगों से लगवाए जाएंगे। 2024 तक ये सब चलेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि राहुल इस सीन से गायब हो जाए तो विपक्षी एकता की बातें भी ख़त्म हो जाएंगी, और फिर सब अलग अलग लड़ेंगे, और 2014 और 2019 जैसा रिजल्ट लाना इनके लिए आसान हो जाएगा। मगर जो एक फ़र्क है वो सिर्फ राहुल है। राहुल ने जो यात्रा शुरू करी उसके बाद आप देखिए कि सारा सीन चेंज हो गया। ये साल जो है 2023, ये राहुल के साल के नाम से जा रहा है। साल का जो पहला पार्ट है, पूर्वार्ध है, आप देखिए इसको कि पहले श्रीनगर में राहुल की यात्रा का समापन, उससे जनता में आया विश्वास। उसके बाद राहुल ने लोकसभा में अडानी के खिलाफ जो बोला है उससे पूरी की पूरी सरकार हिल गई, और उसके नतीजे में उन्होंने राहुल को जो है संसद से निकाल दिया, लोकसभा से निकाल दिया, मकान खाली करा दिया। लेकिन राहुल तो कुछ अलग तरह के नेता हैं, उनको इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, और जो उन्होंने दिखा दिया कि वो विचलित नहीं होते हैं। उनकी अपनी एक प्रतिबद्धताएं हैं, उनकी अपने एक कमिटमेंट हैं जिसके तहत वो काम करते हैं, और उन्होंने कहा भी है कि मुझे डर नहीं लगता। तो राहुल को संसद से निकाल दिया, मकान खाली करा दिया, और उसके बाद राहुल ने जो अमेरिका यात्रा की, उससे पूरी दुनिया में एक बात पैदा हुई कि जो हिंदुस्तान में कहा जाता था वो सही नहीं कहा जाता कि मोदी के बाद कौन या मोदी का मुकाबला किससे। पूरी दुनिया ने देखा कि राहुल एक निखरे हुए नेता के तौर पे, एक परिपक्व नेता के तौर पे सामने आए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मामले को एड्रेस कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान की एक पढ़ी लिखी साफ सुथरी वैज्ञानिक इमेज बना रहे हैं। विश्व को यही चाहिए आज की तारीख में। हिंदुस्तान से दुनिया को बहुत उम्मीदें रही हैं, लेकिन उस हिंदुस्तान से जो अंधविश्वासी न हो, उस हिंदुस्तान से जो नफरत नहीं फैलाता हो, उस हिंदुस्तान से जो मेल मिलाप की बात करता हो, मोहब्बत की बात करता हो, वैज्ञानिक सोच रखता हो। आप याद करिए, नेहरू ने 1947 में अपने सबसे पहले भाषण में नियति से साक्षात्कार, बिल्कुल पार्लियामेंट के में सेंट्रल हॉल में, वो सेंट्रल हॉल ही अब ख़त्म कर दिया, अब नई बिल्डिंग बन रही है, 20 तारीख को सुनते हैं, अभी फाइनल तो नहीं हुआ कि वहीं सेशन होगा, वहीं होगा बता रहे थे जी। तो उसमें सेंट्रल हॉल नहीं होगा,
क्योंकि सेंट्रल हॉल इसलिए नहीं होगा कि सेंट्रल हॉल में नेहरू ने भाषण दिया था। तो नेहरू ने उस नियति से साक्षात्कार में क्या कहा था? नेहरू ने कहा था हिंदुस्तान को वैज्ञानिक मिजाज की ज़रूरत है, साइंटिफिक टेम्पर, उनका अंग्रेजी में शब्द था साइंटिफिक टेम्पर। तो साइंटिफिक टेम्पर की दुनिया इज्जत करती है। आज तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि नाले के गैस से आप चाय बना सकते हैं और एक टायर में ट्यूब में हवा भर के आप एक जगह से ले जा सकते हैं और दूसरी जगह उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर बादल हैं तो आप उसमें से हवाई जहाज़ निकाल कर ले जा सकते हैं, कोई राडार नहीं पकड़ेगा। तो दुनिया इन सब चीज़ों को आप मतलब क्या कहती होगी? तो आज की तारीख में जो अमेरिका जाके राहुल ने एक अपनी इमेज बनाई और उससे ज़्यादा अपनी इमेज की उन्हें परवाह भी नहीं है, हिंदुस्तान की वापस इमेज बनाई, उससे पूरी दुनिया में उनकी बड़ी सराहना हुई। और उसके बाद पटना की विपक्षी एकता, और उसके बाद जो सबसे बड़ा काम है, कितनी खतरे की चेतावनियाँ थीं, मणिपुर मत जाइए, लेकिन राहुल ने मणिपुर जाके एक इतना बड़ा काम किया है, इतनी बड़ी लकीर खींच दी है कि अब उसको मिटाना या छोटा करना किसी की बस की बात नहीं है। इसीलिए सारे हमले हो रहे हैं। ये राहुल फोबिया है। वो राहुल को हटाना चाहते हैं बीच से कि राहुल कमज़ोर हो जाएं, राहुल ख़त्म हो जाएं। और जो हम बार बार कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात नहीं है, कोई भी इस गलतफहमी में न रहे कि वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, वो बात करते हैं नेहरू गांधी परिवार मुक्त कांग्रेस की जी। और कांग्रेस आज भी एक में ऐसे लोग हैं, इन्होंने अभी G23 बनाई थी, यही लोग थे, राहुल को निपटाने की पूरी तैयार थी। हमने जैसा ही कहा कि राहुल अगर यात्रा पे नहीं निकलते तो ये सारे के सारे जो 23 लोग इकट्ठे हुए थे, ये राहुल को निपटा चुके होते अभी तक। बिल्कुल, लेकिन आज खुद निपट चुके हैं। और पता नहीं ये G23 जो आप कह रहे हैं, G23 कहाँ है, अता पता नहीं है। वो लोग अब राहुल की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। फिर से आपके पास आऊँगा शकील अख्तर जी, और आना चाहता हूँ प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। ये राहुल फोबिया आपको भी दिखाई देता है क्या? और क्या कल एनसीपी में टूट, और उस टूट का जिम्मेदार भी राहुल गांधी, ये कैसे मान लिया जाए? और क्या ये टूट का जिम्मेदार अगर राहुल गांधी हैं, तो फिर तो पूरे के पूरे देश में अब सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी और उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, उसके अलावा कोई पार्टी नहीं होगी। क्योंकि अगर राहुल गांधी या उसके अलावा दूसरे मतलब इनकी पार्टी के अलावा, कांग्रेस के अलावा दूसरे दलों की बात भी ऐसे ही हो रही है कि ये जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो सब सतर्क हो जाएं, सब जगह टूट फूट हो सकती है, और खासकर बिहार यूपी में तो बहुत जल्दी। तो किस दिशा में जाता हुआ इस देश को आप देख रहे हैं, देश की सियासत को देख रहे हैं, और इसमें क्या मोदी जी के बल्ले बल्ले हैं या सेल्फ गोल है? किस नजरिए से आप देखते हैं? राजू जी शुक्रिया। मोदी जी जो कर रहे हैं वो डेफिनेटली इस सत्ता पर काबिज होने के लिए, लेकिन हर दांव आपका सफल हो जाए ये जरूरी नहीं। कई बार तीर निशाने पर न लग करके पलट करके आता है। मोदी जी ने तो रामायण और महाभारत बहुत पढ़ी होगी, कई बार वो उस पर बोलते रहते हैं। जो राहुल गांधी हैं, मैं मान लेता हूं, चलिए उस गोदी मीडिया की बात, और इसलिए मान लेता हूं कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता की छवि राहुल गांधी की बनी है। एक अखबार के सर्वे में ये बात आई। तो उस छवि से भयभीत होकर के जो आज चाणक्य माने जाते हैं, वो ये तोड़फोड़ कर रहे हैं। और तोड़फोड़ भी कहां कर रहे हैं? अरे साहब, कौन सी आफत आ गई थी सरकार पर, क्या खतरा था, क्या आशंका है, क्या डर है कि आपको एनसीपी को तोड़ना पड़ा। और उस एनसीपी को, जिस पर 27 जून को नरेंद्र मोदी छाती पीट करके कह रहे थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला है, और मैं गारंटी देता हूं कि इन सबको जेल भेजूंगा। बीच में वो कमल छाप साबुन है कि आप इधर आ जाओ, नहाओ धो और शिफ्ट हो जाओ, मलाई मलाई खाओ इधर रह करके। ये जो नरेंद्र मोदी का मुगालता है कि इस देश की जनता मूर्ख है, हमने जब बोला 15 लाख आएंगे उसने मान लिया, तब उनको लगता है कि अब हम जो बोल रहे हैं वो हर बात को जनता मानेगी। लेकिन वो शायद भूल गए हैं कि 4000 किलोमीटर की यात्रा के बाद राहुल गांधी ने इस देश में राजनीति का एक नया प्रतिमान गढ़ दिया है। वो प्रतिमान है सच्चाई पर अडिग होकर के इस देश को बनाने की राजनीति का। वो प्रतिमान है कि हमेशा
प्रेम और सौहार्द की राजनीति के लिए संघर्ष करने का। वो प्रतिमान है निर्भय होकर के देश के लोगों के साथ संवाद करने का। और अमेरिका और ब्रिटेन में जाकर के उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बहुत अच्छा बोला जा सकता है, धारा प्रवाह बोला जा सकता है, सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं। ये राहुल गांधी ने स्थापित कर दिया। अगर हिम्मत है मोदी जी को, वो जो कहते हैं कि शेर वो 56 इंची था, ये शेर कहां चला गया? अरे साहब, एक भाषण दे दीजिए ना विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर। और राहुल गांधी जब वो कहते थे कि मोदी में हिम्मत नहीं है कि वो पार्लियामेंट में हमारे सामने आकर के सवालों के जवाब देते, अब राहुल गांधी ने जो किया, बेचारे की दोस्ती तक छुड़वा दी। अब आप कभी कभी मोदी जी के एंगल से भी सोच लिया करिए। जिस दिन से आरोप लगाए हैं उन्होंने कि अडानी के साथ आपका रिश्ता क्या है, उस दिन से मोदी जी कहीं दिखे आपको अडानी के साथ? दोस्ती भले ही हो, लेकिन साथ रहना छूट गया, अडानी साहब के जहाज में बैठना छूट गया, तो फिर कैसे वो राहुल गांधी को छोड़ देते? पार्लियामेंट की सदस्यता गई, घर भी चला गया। लेकिन ऐसे फक्कड़ व्यक्ति को राहुल गांधी आज की राजनीति के कबीर हैं कि जो घर फूके आपनो सो चले हमारे साथ। किसी ज्योतिरादित्य सिंधिया और इस सब में हिम्मत नहीं है, राहुल गांधी बराबर कह रहे थे। तो ये 21वीं शताब्दी में जो भारत की राजनीति का कबीर है, जो निर्भय है, जो निडर है, जो सच के रास्ते पर चलता है, वो व्यक्ति लुकाठा हाथ में लेकर के खड़ा हुआ है और उस सत्ता का मुकाबला कर रहा है जिसने इस देश के प्रेम और सौहार्द को तोड़ दिया, जिसने इस देश के प्रतिमान को, मूल्यों को तोड़ दिया। जो स्वप्न कभी 1947 में देखा गया था आइडिया ऑफ इंडिया को, उसको ब्रेक कर दिया। लेकिन उस विचार को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए, इस देश में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए, इस देश को फिर से जोड़ने के लिए वो राहुल गांधी खड़े हुए हैं। और अब लोग भी जान रहे हैं, वो साबित कर रहे हैं खुद ही ये कि ये तोड़ते हैं और राहुल गांधी जोड़ते हैं। इसीलिए ये सेल्फ गोल है बीजेपी का। और जितना ये तोड़फोड़ करेंगे उतना ही लोगों के जेहन में ये बात जाएगी कि नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ विध्वंसक राजनीति करते हैं। नरेंद्र मोदी को कभी रचनात्मक राजनीति करना नहीं आता। नरेंद्र मोदी बनाने के लिए नहीं आए, नरेंद्र मोदी केवल मिटाने के लिए आए। जो आप करें, कभी हिंदू को मुसलमान से लड़ाना, कभी दलित को सवर्ण से लड़ाना, वहां मैतेई को कुकी से लड़ाना, ये कौन कर रहा है? ये नरेंद्र मोदी इतना, जिसको मैं फिर कहूंगा कि जो शेर उनके भक्त कहते हैं, वो मणिपुर का मां नहीं बोल पा रहे हैं। क्या वजह है कि आप मणिपुर जा नहीं रहे? और वो व्यक्ति जो आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक नहीं है, वो निर्भय होकर के 2 दिन तक उन शिविरों में रहता है जहां पर लोग हलकान है, परेशान है। कई मौतें हुई हैं, 35,000 लोग अभी शिविरों में हैं। उनके बीच जाकर के उनको विश्वास दिलाना, शांति की अपील करना, यह काम तो प्रधानमंत्री का होता है, लेकिन राहुल गांधी कर रहे हैं। और इसीलिए ये भयभीत है आज। और उस कबीर से तो अच्छे अच्छे भयभीत होते हैं। तो राहुल गांधी से ये भयभीत नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों हैं। और यही वजह है कि उनका जो चाटुकार मीडिया है, ये सब कहां से आता है? ये सब जानते हैं कि पीएमओ से बनकर के आता है कि क्या आपको चलाना है। राहुल गांधी पर जितने आप हमले करेंगे, ये वही फक्कड़ जो कबीर है, वो और ज्यादा निर्भयता के साथ इस देश की जनता के साथ खड़ा होगा और वो देश बचाने के अपने प्रयत्न में निरंतर लगा रहेगा। इसलिए मुझे लगता है कि अब नरेंद्र मोदी की बारी और नरेंद्र मोदी का जो समय है, वो शायद अब अंत की तरफ है। और इस देश में फिर से वही आइडिया ऑफ इंडिया का विचार पुनर्जीवित होगा, जिसके अगुवा 21वीं शताब्दी में राहुल गांधी होने जा रहे हैं। 21वीं शताब्दी और खासकर 2023-2024 की बात हम कर रहे हैं। 23 में बहुत सारे चुनाव हैं, 5 राज्यों के चुनाव बिल्कुल सामने हैं और उसके बाद फिर लोकसभा का चुनाव और उस दौरान कई राज्यों के चुनाव भी हैं। और इस वक्त राहुल गांधी की चर्चा हम कर रहे हैं, साथ साथ महाराष्ट्र के घटनाक्रम और विपक्षी दलों की बात भी कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र के घटनाक्रम को देखते हुए
और जितनी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भाषण देते हैं, भाषण में जो बातें करते हैं, कहते हैं, उन बातों और उनके करने में जो फर्क है, इसको अगर दोनों को अलग अलग करें तो एक सवाल ये आता है कि क्या देश की जनता मूर्ख है कि सुनती है और वैसे ही करती है, या सुनकर ऑब्जर्व करती है कि आने वाले समय में आइए साहब बताएंगे हम। और अगर ऐसा करती है तो फिर सामने कर्नाटक का रिजल्ट दिखता है, लेकिन आने वाले समय में आगे के चुनाव में भी वैसा ही होगा क्या? जरा आना चाहता हूं विजय शंकर सिंह जी आपके पास, आपसे समझना चाहता हूं, क्या सचमुच जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 27 तारीख को सीना ठोक के कह रहे थे कि 70,000 करोड़ रुपए के घोटालेबाजों की पार्टी है एनसीपी, सबको ठिकाने लगाऊंगा, ऐसे ही तमाम दलों की बात कर रहे थे। अमित शाह साहब कह रहे थे 21 दलों के नेता एकजुट होकर के 21 लाख हजार करोड़ रुपए के घोटाले कर लिए, और उसके बाद राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और इन्हीं घोटालेबाजों में से, सो कॉल्ड घोटालेबाज, उन्हीं घोटालेबाजों में से किसी एक पार्टी को चुन के लाते हैं और अपनी पार्टी के साथ में सरकार बना लेते हैं। तो क्या मानेगी जनता? और क्या सचमुच जनता जो है वो वही सुन रही है? आंख पे बिल्कुल पट्टी बंध गई है, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, वो उस अफीम के नशे में है जहां सब कुछ वैसे ही दिखाया जा रहा है जैसा बताया जा रहा है, जैसा मंच से कहा जा रहा है, बोला जा रहा है। एक ही मतलब इतिहास, ये जो राजनीति है, मोदी शाह की राजनीति, बीजेपी की राजनीति, क्या उसे धर्म के रूप में मानने लगी है यहाँ की जनता, या कुछ और है? जरा आपसे समझना चाहता हूं। जी राजू जी, जनता का जो मोहभंग होता है उसे नापने का पैमाना या तो आप कोई सर्वे करें या मीडिया हाउस कोई सर्वे करें, या आप जनता के बीच जाएं या उनका रिस्पांस देखें। तो जनता का जो मोहभंग हो रहा है उसका सीधा सीधा रिस्पांस राहुल गांधी की रैलियों में दिख रहा है, जो भारत जोड़ो यात्रा में दिखा, उसके बाद तेलंगाना की रैली में दिखा, मणिपुर में गए वहां दिखा। आप इससे गोदी मीडिया से न कि उसे किनारे कर दीजिए, ये मान के चलिए कि वो मीडिया जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री या बीजेपी अमित शाह जो भी कह लीजिए, उनका मीडिया है, जो उनका प्रचार तंत्र है। मैं उन्हें मीडिया नहीं मानता, मैं उनकी पीआर टीम मानता हूं। तो उनकी बात पर आप ले जाइए, उनको अलग कर दिया। लेकिन जिस तरीके से तेलंगाना में भीड़ हुई, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ हुई, जिस तरीके से मणिपुर यात्रा की सराहना हुई, जिस तरीके से न्यूयॉर्क में 4,000-5,000 जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में व्याख्यान हुआ, और वहां पर नरेंद्र मोदी के इन मामलों में कि देश में लोकतंत्र की हालत खराब है, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न है, इन सब को लेकर वहां जो सिविल सोसाइटी में जिस तरह से जागरूकता देखी गई, और 9 साल के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक सवाल की जो बौखलाहट दिखी, उससे साफ साफ पता है कि वे बिल्कुल बौखलाए हुए हैं और खप्पुल हवास है। अब वो करें तो करें क्या? उनके सामने और कोई विकल्प नहीं है कि वो बार बार यही दुष्प्रचार करें कि राहुल गांधी की वजह से हो रहा है, और राहुल गांधी की वजह से देश की हालत खराब है। 9 साल से आप देश शासन चला रहे हो और राहुल गांधी की वजह से क्यों हो रहा? मैं शकील अख्तर साहब की बात पर बिल्कुल सहमत हूं कि राहुल गांधी इसलिए उनके लिए संकट बने हुए हैं कि यही एक ऐसे व्यक्ति, यही एक ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस की उस नीति से, जो आइडिया ऑफ इंडिया की नीति के मजबूत पक्षधर हैं और जम के उसे पकड़े हुए हैं, उसी विचारधारा पर आगे चल रहे हैं। और नेहरू को लेकर भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस या इन लोगों की खुन्नस आज की नहीं है। आइडिया ऑफ इंडिया को जिस तरीके से लेकर नेहरू चले थे 47 में टेस्ट ऑफ डेस्टिनी के बाद या उसके पहले भी जो उनकी विचारधारा थी, उससे उनकी विचारधारा बिल्कुल है। सवाल यह है कि 17 साल के लंबे प्रधानमंत्रित्व काल में देश की जो स्थिति रही, जो तरक्की हुई, उसे वो भी जानते हैं, और नेहरू के इस आइडियोलॉजी के खिलाफ वो खुल के नहीं आ सकते हैं। गांधी के खिलाफ तो आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उससे उनकी भी मजबूरी है, वो भी जानते हैं। ऐसी स्थिति में उनका सारा गुस्सा राहुल गांधी के प्रति है। राहुल गांधी ने इस लड़ाई को सत्ता पाने की लड़ाई नहीं, बल्कि एक वैचारिक लड़ाई के रूप में आगे कर दिया है। एक तरफ आरएसएस बीजेपी की वो विचारधारा है जिसकी कोई आर्थिक आइडियोलॉजी नहीं है, कोई आर्थिक सोच नहीं है। जो आर्थिक सोच अगर आप मान लीजिए तो यही मान लीजिए कि वो पूंजीवादी विचारधारा या क्रोन कैपिटलिस्ट विचारधारा है, जिसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ समाज की जो उनकी आइडियोलॉजी है वो विभाजनकारी आइडियोलॉजी, वो दुराष्ट्रवाद की आइडियोलॉजी है।
तो सावरकर का हिंदू राष्ट्रवाद था और जिन्ना का मुस्लिम राष्ट्रवाद था। इन दोनों को मिला के जो है अभी आज भी वो सन 37 के वही से चिपके हुए हैं कि धर्म ही राष्ट्र होता है, जबकि सन 37 के बाद से कई बार ये थियरी नष्ट हो गई और इसका कोई लेना देना अब आज नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उससे निकल नहीं पा रहे हैं। तो जब वैचारिकता के आधार पर लड़ाई लड़ी जाएगी तो वो हमेशा कमजोर पड़ेंगे, क्योंकि वैचारिकता के रूप में उनके पास कुछ भी नहीं है। अब आते हैं महाराष्ट्र पे। अजीत पवार कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे, इसको लेकर बहुत दिन से चर्चा चल रही थी। अब बहुत ज्यादा तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन प्रशांत टंडन जी की एक बात से मैं जरूर सहमत हूं कि जो राज्य की पार्टियां होती हैं, तो क्षेत्रीय दल होते हैं, वो सत्ता के बिना नहीं रह सकती, वो सत्ता उनको चाहिए। तो सत्ता उन्हें मिल जाती है, वो किसी वैचारिक आधार पर नहीं बनती है, वो नेता के आधार पर बनती है। जैसे एनसीपी को अगर आप मोटे मोटे तौर पर वैचारिक आधार पर देखिए तो पूरी तरह से कांग्रेस है। अगर वो कांग्रेस से फिर दो पार्टी क्यों है? लेकिन इसलिए दो पार्टी है कि शरद पवार इस पार्टी के नेता है, तो उनके साथ वो जुड़ी हुई पार्टी है। तो ऐसी स्थिति में वो विपक्ष में रहने के लिए जो धैर्य चाहिए, अपनी विचारधारा से जुटे रहने के लिए जो संकल्प चाहिए और जो संघर्ष की क्षमता चाहिए, उसका अभाव उनमें होता है। ये एक सही बात है। आगे क्या होगा, बात की खबर तो जो अखबार से या मीडिया से जो पता चल रही है उसके अनुसार यही है कि शरद पवार घूमेंगे और शायद उन्होंने घूमना शुरू भी कर दिया है। और अब ये जो खबर आ रही है कि बिहार में इसका असर दिखेगा, तो ये इस तरह की खबरें फैलाई जाएंगी और असर इसका दिख भी सकता है। लेकिन मैं इस बारे में उसे यही कहना चाहूंगा अपने कांग्रेस के मित्रों से कि वो अपने उस लक्ष्य पर बिल्कुल अडिग होकर बढ़ते चलें और समय उनका है। और भारत जोड़ो यात्रा ने उन्हें जिस रूप में ढाला है उस रूप में उसे आगे बढ़ने की जरूरत है, बिना इस बात का किए हुए कि उनकी कोई तोड़ फोड़ करेगा या आगे क्या करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ राहुल गांधी का भारतीय जनता पार्टी के लोग बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकली एक्सपोज हो चुके हैं। जनता के बीच भी आप बात करें तो इनको लगता है कि 27 तारीख को आप कहते हैं कि मोदी गारंटी देता है हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, और 4 दिन बाद जिसको जिसको आपने नाम लिया है उसको आप मंत्री बना देते हैं। तो इससे सीधा संकेत यही जाता है कि आप छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं, घूम ढांड के अपने यहाँ मंत्री बना देंगे। तो एक ऑफर जेल का देंगे, एक ऑफर मंत्री बनने का देंगे, तो जेल और मंत्री के बीच के ऑफर में जाहिर लोग मंत्री होना चुनेंगे, जेल कौन जाना चाहेगा। तो मैं समझता हूं जनता के बीच की बात अब लगभग साफ होती जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी करप्शन के मुद्दे पे कितना भी कुछ कहे, लेकिन इसका कोई उद्देश्य नहीं है, सिवाय इसके यही उद्देश्य है ईडी सीबीआई आईटी से डराकर अपनी संख्या बढ़ाना, अपने विधायकों की संख्या बढ़ाना। लेकिन एक बात कह के मैं इसे खत्म करूंगा कि जब भी चुनाव होगा, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, जब भी होगा इनके सामने टिकट वितरण की बड़ी दिक्कत आने वाली है, ऐसा लोग बता रहे हैं और मित्र ही लोग बता रहे हैं जो मेरे इस सब चीजों को कवर करते हैं, उनका कहना है। तो इनको भी ये दिक्कत पता है, भारतीय जनता पार्टी को भी ये दिक्कत पता है। इस ऐसे मामले में कांग्रेस को चाहिए कि वो अपना अभियान शुरू करे। तो फिलहाल जो 5 जगहों पर चुनाव है, मिजोरम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, इस पर केंद्रित करे बिना किसी डर के और बिना किसी भय के। जी, कांग्रेस आगामी चुनाव की तैयारी करे और उसमें भी आमने सामने की फाइट कांग्रेस और बीजेपी के बीच 3 राज्यों में तो बिल्कुल सामने है, जिसमें राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है, और उसके बाद तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस आमने सामने है। और कल तेलंगाना में गरज रहे थे दमदारी के साथ राहुल गांधी, आपने सुना। आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, किस रूप में आप देखते हैं, क्या राहुल गांधी के कारण विपक्षी एकता पर खतरा है या राहुल गांधी के कारण विपक्षी एकता मजबूत है? किस रूप में देखा जाए? अब राजीव जी, मसला ये है कि किसके नजरिए से इसको समझा जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से समझा जाए और कॉर्पोरेट मीडिया जो है उसके नजरिए से समझा जाए तो राहुल गांधी की वजह से विपक्षी एकता खंडित हो रही है, और दूसरे नजरिए से समझा जाए तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस विपक्षी एकता के केंद्र में मौजूद है। और कल जिस तरीके से तेलंगाना में राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी की किसी भी बी टीम के साथ नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब उन्होंने साफ ऐलान कर दिया। ये कहा भी उन्होंने कि विपक्षी दलों ने हमसे कहा था कि टीआरएस को बुलाइए बैठक में। इसका मतलब राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि विपक्षी एकता अगर होगी
तो वो किन मुद्दों पर, किन सिद्धांतों के ऊपर होगी। तो जाहिर सी बात है कि अच्छी एकता जो भी हो रही है या जो होगी, तो वो राहुल गांधी जो पॉलिसी तय करना है उस पर आधार पे हो रही है विपक्षी एकता। तो अब इसमें अगर अजित पवार नहीं होते हैं, इसमें अगर एकनाथ शिंदे नहीं होते हैं, इसमें अगर चिराग पासवान नहीं होते हैं, इसमें अगर उपेंद्र कुशवाहा नहीं होते हैं, तो क्या बिगड़ रहा है इस विपक्षी एकता का? नहीं हो, ये चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना ही है इनको, तो जाएंगे, इनको किसने रोका है? तो कुल मिलाकर के जो स्थिति है वो यही है कि जो विपक्षी एकता बननी है वो राहुल गांधी की इर्द गिर्द ही बनेगी, कांग्रेस की इर्द गिर्द बनेगी। अब उसको किस तरीके से कांग्रेस आगे तक लेकर के जाती है, जो आगे आने वाली परिस्थितियां पैदा होंगी, जिस तरीके से महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस जो हुआ है उस तरीके से और जगहों पे भी क्या होगा, तो निश्चित तौर पर होगा। और ये हम लोग पहले भी चर्चा करते रहे कि इस तरीके की घटनाएं जो होंगी, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जो है भारतीय जनता पार्टी जो अपनी हरकतों से बाज आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कोई असर होता तो महाराष्ट्र में घटना कल नहीं हुई होती। आज भी जो लिस्ट सामने नहीं आई है कि कौन कौन से विधायक जो अजित पवार के साथ गए, आज भी वो लिस्ट कोई सामने नहीं है। तो जब तक कि ये सारी चीजें हैं तो ये चलेगा, चूंकि उनको लगता है कि चूंकि सरकार में बैठे हुए हैं और केंद्र सरकार में, तो इसलिए वो सब करेंगे। दूसरा, राजीव जी, जो एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं पहले भी एक बार कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये कर क्यों रही है, मतलब उसे क्या आवश्यकता थी कि जो है वो महाराष्ट्र में इस तरीके की चीज करे या और जगहों पर जहां विपक्ष की सरकार है उनको गिराए इस तरीके से, क्योंकि सब कुछ चीजें तो केंद्र से तय हो रही हैं। जो सब कुछ देश बेचने का कार्यक्रम है वो सब केंद्र सरकार से हो ही रहा है, उसके लिए वो तो बेचा ही जा रहा है देश उस तरीके से। असल कारण ये है राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी भी अच्छे तरीके से समझ रही है कि 2024 में स्वच्छ और साफ सुथरे और निष्पक्ष चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की किसी भी हाल में वापसी नहीं हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी अच्छे तरीके से समझती है, इसलिए उसको 2024 से पहले अधिकांश राज्यों में अपनी सरकारें चाहिए। जब राज्य सरकारें उसकी होंगी तो प्रशासन के जरिए जो गड़बड़ियां करवाई जा सकती हैं, जो दबाव बनाए जा सकते हैं, वो सारे काम किए जा सकते हैं। इसलिए जो है वो राज्यों की सरकारें उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो इसलिए 2024 से पहले जो है ये सारे काम करना चाहेगी, उस पर जारी रखेगी। सुप्रीम कोर्ट आदेश देता रहेगा, आदेश कब आएगा? अगर आज को चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में अजित पवार के खिलाफ डिफेमेशन लेकर के सब इन्होंने दल बदल कर लिया है, और तो फैसला उसका कब आएगा? जब लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, और किस तरीके का फैसला आएगा वो भी बात पर चर्चा होगी, फिर उसके जो है वो कानूनी पहलू निकाले जाएंगे, फिर इसके बाद फिर अपील जाएगी। तो इस तरह की चीजें होंगी। तो चूंकि जो प्रक्रिया है कानूनी, उसमें रास्ते निकाल दिए गए हैं और रास्ते और निकाले जाएंगे, तो इसलिए ये कार्यक्रम तो निश्चित तौर पर चलते रहेंगे। अब जो सवाल ये है कि साहब वो भारतीय जनता पार्टी कह रही कि बिहार में भी होगा, कि यहाँ भी होगा, कि वहां भी होगा, तो कहने के लिए तो सब जगह कहेंगे। वो एक कहानी मैंने पहले भी सुनाई है, फिर वो कहानी सुना दूं तो ये कहानी वही है असल में कुल मिला के, कि दो ब्राह्मणों के परिवारों में आपस में झगड़ा हुआ, तो एक को जो सजा हुई जाकर के, तो दूसरा जिसको सजा हुई तो लौट करके अपने घर को आया जल्दी जल्दी, और जो दूसरा पक्ष था उसके जाकर के उसने जोरों से था वो हंगामा शुरू कर दिया कि वो दूसरे पक्ष को सजा हो गई है। थोड़ी देर बाद दूसरा पक्ष लौट करके आया तो कहा कि वो सजा तो उनको ही, हमको नहीं हुई। तो वो हल्ला के वो चाह रहे थे, तो बताया गया कि भाई चलो ठीक है, हमको सजा हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी देर उनके मातम तो हो गया। तो थोड़ी देर मातम जो है वो होता रहे विपक्ष के यहाँ, तो उसके लिए ये सब अफवाहें की जाती है, जब यहाँ भी होगा वहां भी होगा। तो थोड़ी देर मातम जो है, इस मातम की आवश्यकता नहीं है, कहीं कमियों को दूर करने की आवश्यकता है, अपने कील कांटे सब दुरुस्त करने की आवश्यकता है। अजीत पवार के विषय में पहले से ही सूचनाएं थी, अजीत पवार ऐसा करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि सूचनाएं नहीं थी, ये सूचनाएं थी, वो पहले चूंकि वो कर चुके हैं इस तरीके से, तो ये जाहिर सी बात थी कि आगे भी कर सकते थे। तो ये सब जो चीजें हैं, तो इसलिए जो है ये सब चीजें चलती रहेंगी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रचार क्या, उस पर जाने की आवश्यकता नहीं है। सवाल ये है कि किस तरीके से विपक्ष किन मुद्दों को लेकर के एकजुट हो रहा है, उसकी जमीन पे जो है वो क्या रणनीति और किस तरीके से जमीन पे वो उसको वो एग्जीक्यूट करता है, ये सारी जो महत्वपूर्ण चीजें, और बंगलौर में उनकी जो बैठक होगी उसमें क्या मुद्दे तय होते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ना है, इस पर सब तय होगा। बाकी भारतीय जनता पार्टी जो करना है वो करेगी। मोदी जी जाकर के भाषण देंगे ही, उनको भाषण देना ही है। मणिपुर नहीं जा पाएंगे, हफ्ते में 2 बार चले गए मध्य प्रदेश, अब जा रहे हैं छत्तीसगढ़, लेकिन मणिपुर अभी भी नहीं जा पाएंगे, नहीं निकलेगा उनके। तो अब वहां देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस किस को बोल के आते हैं कि भाई जेल भेजना है उनको, किस किस को, तो वो तो जहाँ जाएंगे सबको, चूंकि है उनके पास ईडी सीबीआई, तो जिसको चाहे उसको जेल भेज सकते हैं। तो ये कार्यक्रम तो चलता रहेगा, मंत्री तो बने ही जा सकते हैं, सरकारें बनती हैं, होटलों में बनती रहेंगी। जी राजीव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात, लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी जो है उसको आने वाले समय में हार ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और इसी कारण जो ये जो कुलबुलाहट है, छटपटाहट है,
ये और जो डिसीजंस हैं, जो सेल्फ गोल हम जिसको कह रहे हैं, ये इसी कारण है। जरा एक बार फिर से आना चाहता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास, क्या समझा जाए, क्या आने वाला समय बहुत मुश्किल में है, मुश्किलों भरा हुआ है बीजेपी के लिए, इसलिए ये छटपटाहट है? देखिए राजीव जी, मैं जैसे अमलेंदु जी ने एक छोटा सा किस्सा सुनाया, मैं आपके प्रश्न का जवाब एक छोटे से किस्से से देता हूं। एक व्यक्ति के, पुराने जमाने की बात है, एक व्यक्ति के दो मित्र हुआ करते थे। एक मित्र बहुत मंत्री था, बहुत ऊंचे पद पर था, और दूसरा व्यक्ति जो था वो बहुत गरीब घर का था और बहुत साधारण परिवार का था। तो इस व्यक्ति की पत्नी हमेशा पूछा करती थी कि तुम अपने ये जो गरीब मित्र है इसको अपना दोस्त कहते हो कि ये मेरा सच्चा मित्र है, और जो मंत्री है, जो अमीर है, उसको कहते हो ये इतना अच्छा मित्र नहीं है, तो ये क्या कारण है? तो उसने कहा अपनी पत्नी से कि समय बीतने दो, तुम्हें पता चलेगा कौन तुम्हारा मित्र है, मेरा मित्र है, और कौन मित्र नहीं है। एक बार क्या हुआ, राजा जो है उस व्यक्ति से नाराज हो गया और राजा ने कहा इसको दंड दिया जाए। तो ये व्यक्ति अपने पत्नी के कहने पे सबसे पहले उस आदमी के पास गया जो मंत्री था, जो मित्र था, और उसने कहा कि मित्र मेरे साथ ये समस्या आ गई है, मेरी मदद करो। तो उसने कहा कि ठीक है, आई विल टॉक टू बाइडेन, आई विल टॉक टू डोनाल्ड ट्रंप, आई विल टॉक टू पुतिन। और लौट आया, उसने कहा ठीक है मैं देखूंगा, राजा से बात करूंगा, जब अच्छे मूड में होंगे बात करूंगा। और दूसरा जो मित्र साधारण परिवार का था उसके घर गया, उसने कहा कि मित्र मैं परेशानी में हूं। वो मित्र जमीन पे बैठ के रोटी खा रहा था थाली में, और जैसे ही उसे पता चला कि उसका मित्र संकट में है, वो खड़ा हुआ, उसने तलवार निकाली, उसने कहा नहीं नहीं, कैसे मेरे मित्र को राजा मारेगा, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। देखिए आज की तारीख में दो व्यक्तित्वों के बीच में जनता देख रही है, भारत की जनता देख रही है। एक व्यक्ति वो है जो कि जब जनता संकट में हो, जब किसान संकट में हो, जब कन्याएं संकट में हो, जब मणिपुर संकट में हो, जब गरीब संकट में हो, वो जुमलेबाजी करता है, वो उसकी मदद करने नहीं आता। और दूसरा वो व्यक्ति है जिसके पास कोई पद नहीं है, जिसके पास आज की तारीख में कोई शक्ति नहीं है, और जहां लोगों के पास दर्द होता है वो वहां पहुंच जाता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, अपना संकट मुझे बताओ, मैं तन मन धन से तुम्हारे साथ हूं। चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो आपके जोमेटो और स्विगी के लोगों की बात हो, चाहे वो बेटियों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो। तो वास्तविकता में जनता किसको पसंद करेगी? जनता उसको पसंद करेगी कि जब उसको दर्द हो, जब उसको परेशानी हो, तो उसका दुख बांटने के लिए कोई आए। राहुल गांधी ने वास्तविकता में, और मैं केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूं राजीव जी, पूरे विश्व के परिवेश में आज की तारीख में राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व उभर के सामने आया है कि लोग जैसे आश्चर्य करते हैं कि महात्मा गांधी जैसा कोई आदमी पैदा नहीं हो सकता, वास्तविकता में आज से 100-200 साल के बाद लोग ये कहेंगे कि राहुल गांधी जैसा कोई नेता और व्यक्तित्व पैदा नहीं हो सकता, चाहे वो देश का लीडरशिप लें या न लें, लेकिन महात्मा गांधी का रेप्लिका क्रिएट हो रहा है राहुल गांधी। महात्मा गांधी का रेप्लिका क्रिएट हो रहा है, महात्मा गांधी के बारे में बता रहे हैं और राहुल गांधी में कह रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। प्रशांत टंडन जी, थोड़ा अब जल्दी जल्दी इस कार्यक्रम को समेटने की कोशिश हम करते हैं और आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या अब यहाँ से और ख़ासकर महाराष्ट्र से क्या सब कुछ ये दिखाई दे रहा है कि बिहार, यूपी और दूसरे राज्यों में जहाँ जहाँ क्षेत्रीय दल हैं या क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं, वहाँ पर अब हो सकता है दक्षिण में भी ऐसा हो, वहाँ पर अब परिस्थितियाँ क्या विपरीत दिशा में जाती हुई दिखाई देंगी, या यहाँ से कुछ जो शरद पवार खुद को इमर्ज करेंगे, अपनी पार्टी को फिर से दोबारा जो है वो खड़ा करेंगे, ऐसा दिखाई देता है? क्या कुछ आपको दिखाई देता है और उसमें कांग्रेस की भूमिका क्या होगी? ज़रा उस पर अपनी बात रखिए। अभी तो राजीव जी एक नया तूफान मुझे उभरता हुआ दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र में, और वो तूफान है जब स्पीकर को 16 विधायकों का फैसला लेना पड़ेगा। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को कहा कि आप फैसला लें इस पे। डिप्टी स्पीकर ऑलरेडी इनको नोटिस डिस्क्वालिफिकेशन का दे चुके हैं। अब और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि विद इन रीजनेबल टाइम, अब विद इन रीजनेबल टाइम 2024 नहीं होगा,
विद इन रीजनेबल टाइम, कुछ हफ्ते या कुछ 1-2 महीने हो सकता है। तो मुझे लगता है कि स्पीकर उस फैसले की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी शायद भनक होगी या जिसका अंदाज लग गया होगा, और ये अचानक ये किया गया महाराष्ट्र में। तो अब स्पीकर जिस भी दिन फैसला लेंगे 16 लोगों के डिस्क्वालिफिकेशन पे, तो एक नया उभार आएगा वहां पे। और एक बात मैं और बहुत साफ कर दूं, तमिलनाडु का नज़ीर है, कुछ और नज़ीर भी हैं नॉर्थ ईस्ट की। सुप्रीम कोर्ट स्पीकर का फैसले को भी अगर चैलेंज होता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास उस फैसले की भी जुडिशियल रिव्यू की नज़ीर है। तो ये एक तूफान अभी उठ रहा है वहां पे, और ये जिस भी दिन आएगा उस दिन आप देखिएगा कि एकनाथ शिंदे साहब की स्थिति क्या होगी। इसलिए मैंने कहा था जो सेल्फ गोल है कि वहां पे शिवसेना और कांग्रेस, ये 2 पार्टियां जिनको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा मुझे, वो नजर आ रही हैं। और दूसरी बात ये कि देखिए, जो इसका मैसेज विपक्षी एकता में जा रहा है, खासकर क्षेत्रीय पार्टियों में, तो क्षेत्रीय पार्टियों की और बेंगलोर में जब हम देखेंगे, वो बॉन्डिंग और स्ट्रांग होने जा रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि अब बच नहीं पाएंगे। उन्होंने नज़ीर पेश कर दी शिवसेना को और एनसीपी को तोड़कर कि उन सब की पार्टियां अब वनरेबल हैं, मतलब खतरे पर हैं। वो सब अपने विधायकों से, सांसदों से बैठकें करना चालू कर दिया है। आप देखिएगा पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए आप देखिएगा अगले एक आध महीने में विपक्षी एकता का बहुत डेफिनेट एक शेप बेंगलोर या उसके बाद हमको दिखाई देने लगेगा, इस जो मुंबई में हुआ उसके असर की वजह से। मुंबई के असर की वजह से विपक्षी एकता और मजबूत होती हुई दिखाई देगी, लेकिन क्या यही डर है जो विपक्षी एकता को तोड़ना चाहती है बीजेपी? और जब से पहली बैठक हुई है उसके बाद से परेशानी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी की तरफ से हमले भी बढ़ गए हैं। जरा इस क्वेश्चन के साथ आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास, किस रूप में आप देखते हैं इसको? राजीव जी, मुंबई या महाराष्ट्र मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और मुंबई की गतिविधियां सभी पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी बीजेपी को लगता है कि कोई मौका उससे मिले और वो मुंबई महानगर पालिका के चुनाव करवाए, जो देश की सबसे बड़ी और पावरफुल नगर निगम है, महानगर पालिका है। वहां अगर बीजेपी की सरकार बनती है, उनका लक्ष्य कैसे भी करके बीजेपी वहां सत्ता में आए, लेकिन हिम्मत नहीं है। वहां वक्त हो चुका है, चुनाव का वक्त आ गया है, लेकिन चुनाव लगातार टाले जा रहे हैं। तो लक्ष्य है मुंबई के बहाने देश की आर्थिक सत्ता पे कब्जा करना, ताकि अगले चुनाव में और भी संसाधन जुट जाए। और यही मुख्य कोशिश है जिसके लिए बीजेपी अपना कोई भी दांव छोड़ना नहीं चाहती। प्रशांत जी ने जो बात कही कि स्पीकर पर बड़ी महती जिम्मेदारी है, और ये बहुत अनुमान लगाए जा सकते हैं कि स्पीकर महोदय किसके पक्ष में फैसला देंगे। लेकिन अगर सत्तारूढ़ दल के पक्ष में या केंद्र की बीजेपी पार्टी के पक्ष में फैसला नहीं हुआ, उसके हितों में नहीं हुआ, तो उस विकल्प की तलाश में बीजेपी है। और उस विकल्प को देखते हुए अगले कुछ दिनों में, कुछ सप्ताह में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा तूफान आएगा, और ये तूफान ऐसा होगा जो दिल्ली की राजनीति को बुरी तरह प्रभावित करेगा, क्योंकि महाराष्ट्र देश का बड़ा राज्य है और आर्थिक दृष्टि से वहां के फैसले पूरे देश को प्रभावित करते हैं। तो ये सब चीजें अभी है और इंतजार है कि किस तरह स्पीकर फैसला देते हैं, उनमें कितनी हिम्मत है, सच्चाई का साथ देते हैं या नहीं। स्पीकर हो या कई ऐसे संवैधानिक पद पे बैठे लोग, वक्त आने पर दिखा देते हैं कि वो सत्ता के साथ कितना तालमेल बनाए हुए हैं। तो लगता है कि ऐसा ही कुछ होने की संभावना है। राजीव जी, महाराष्ट्र में मतलब पिक्चर अभी बाकी है।
आना चाहता हूं शकील अख्तर जी आपके पास। क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी जो है उसकी सबसे मतलब ज़्यादा परेशानी का जो कारण है, वजह है, वो है विपक्षी एकता, और यहीं से शुरुआत होती है और यहीं से कहीं ना कहीं ऐसे दलों को, ऐसी पार्टियों को जो विपक्षी एकता में शामिल होना चाहती हैं, उनको डराना, धमकाना या अपने खेमे में लेना, ये सब अंदर खाने ये सब चल रहा है। और इसके साथ साथ एक बात और भी सुनने में आ रही है कि बहुत जल्दी मंत्रिपरिषद में भी, मंत्रिमंडल में बदलाव होने जा रहा है, फेरबदल होने जा रहा है। ये खबर भी शायद आप तक होगी ही। प्लीज़। जी बिल्कुल, मंत्रिमंडल में भी होने जा रहा है और भाजपा के संगठन में भी कुछ बदलाव की चर्चाएं चल रही हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है कि 2024 से पहले भाजपा के मन में जो शंकाएं पैदा हुई हैं, जो डर पैदा हुआ है, उसको दूर करने की ये सारी कोशिश है। आप देखिए कि पिछले 9 साल से मोदी जी बहुत आत्मविश्वास के साथ शासन कर रहे थे। उन्हें किसी का कोई डर नहीं था, किसी की कोई चिंता नहीं थी। मगर जब से राहुल गांधी ने यात्रा की है और उसके बाद राहुल का ग्राफ जो लगातार बढ़ता चला गया है, उससे अब मोदी जी के मन में, अमित शाह जी के मन में चिंताएं उठने लगी हैं। और ये जो विपक्षी एकता है, यही वो मंत्र है जिससे वो सबसे ज़्यादा डरे हुए हैं कि अगर ये विपक्षी एकता हो गई, जो कि अब होने वाली है, पटना की मीटिंग बहुत सफल हुई, बेंगलुरु की होने वाली है, तो उससे एक नैरेटिव बनेगा। देखिए, ये लड़ाई जो है पिछले 9 साल से नैरेटिव की है, एक झूठी कहानी की है, जो बीजेपी ने और सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुपों ने और गोदी मीडिया ने गढ़ी है। ये 3 चीज़ें मोदी जी के पास ऐसी हैं, एक गोदी मीडिया, एक ये सोशल मीडिया और उसके व्हाट्सएप ग्रुप, और उनके सारे मंत्रियों की और बीजेपी की फौज और आईटी सेल जो मिलके राहुल के ख़िलाफ़ ये प्रचार करते थे कि राहुल तो पप्पू है। खुद राहुल ने कहा कि हज़ारों करोड़ रुपए मेरी इस छवि को बनाने के लिए खर्च किए, मगर राहुल ने एक यात्रा में वो सारी की सारी छवि को ख़त्म कर दिया। और अब क्या छवि बनी है उनकी, वो राहुल खुद नहीं बना रहे, वो भी बीजेपी के लोगों ने बनाई है। केंद्रीय मंत्री जो सबसे बड़े नेता हैं, अमित शाह जी, गृह मंत्री जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, वो कहने लगे, उनके मुंह से निकल गया कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो आप ये देखिए कि जो अभी तक फिर से अभी तक जिसको पप्पू कहते थे, जिसको कहते थे कि चुनाव नहीं जीत सकता, स्मृति ईरानी कहती थी कि ये लूज़र है, उसको अब प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। एक सबसे बड़ा गोदी मीडिया का ग्रुप जो है, जो सबसे बड़ा गोदी मीडिया है, उसने सर्वे करा दिया कि प्रधानमंत्री के रूप में आप मोदी को पसंद करेंगे या राहुल गांधी को पसंद करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उनके अंदर, जिसे कहते हैं कि एक मनोविज्ञान की बात होती है कि जिससे आप डरते हैं वो आपके दिमाग में लगातार चलता है। तो आज उनके दिमाग में सिवाय राहुल के और कुछ भी नहीं चल रहा है। तो उनके अंदर ये बात है कि राहुल अब सबसे बड़े नेता के रूप में उभर के सामने आ गए हैं। और देखिए, आप जो महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे थे, तो हम एक बात बता दें कि महाराष्ट्र में अब अगले साल चुनाव होना है विधानसभा के, उससे पहले लोकसभा के होना है। उद्धव ठाकरे सबसे बड़े नेता के रूप में अपने आप वहाँ पे स्थापित हो चुके हैं। उद्धव ने जिस तरह शांत होकर राजनीति करी है, वो लोगों को पसंद आ रही है। और जो अब चुनाव होगा उसमें उद्धव एक ऐसे नेता के तौर पे सामने आएंगे कि जिनका महाराष्ट्र में अब कोई मुकाबला नहीं होगा। सारे शरद पवार और फडणवीस और बाकी सारे लोग अपने आप वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी एक सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस उनको जिस तरह सपोर्ट कर रही है, ख़ासतौर से राहुल गांधी जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, वो बड़ी अच्छी बात है और बड़ी सीरियस बात है। देखिए, राहुल ने सावरकर का नाम लेना बंद कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं थी उसकी। राहुल के पास पता नहीं कौन लोग थे जो बार बार उनसे कहते थे और करवा देते थे। सावरकर इस टाइम कहीं से भी कोई रिलेवेंस नहीं है, कोई प्रासंगिकता नहीं है उनका नाम लेने की। और जब राहुल की ये बात हुई और राहुल ने कहा कि ठीक है, तो इसलिए अब उद्धव ठाकरे, लालू, स्टालिन, राहुल गांधी, ये लोग ऐसे हैं जो मोदी को सबसे ज़्यादा परेशान करेंगे और इन्हें नहीं तोड़ा जा सकता। आप चाहे जिसको तोड़ लो। और जब ये लोग मजबूत होकर सामने आएंगे तो जनता अपने आप सामने आएगी। जनता का जो रेला जिसे कहते हैं, वो कल हम सारे लोगों ने तेलंगाना में देख लिया। इससे बड़ी रैली बहुत सालों बाद कोई देखने को मिली है। और इसके अलावा एक बात और है जो उद्धव ठाकरे को करना चाहिए, जो शिवसेना को करना चाहिए, वो शायद करेंगे कि उन्हें अपनी नई लीडरशिप को सामने लाना चाहिए।
आदित्य ठाकरे पटना आए थे, सबने देखा, बड़े अच्छी तरह वो सबसे नेताओं से मिल रहे थे, सीखने की कोशिश कर रहे थे। उद्धव ठाकरे को अब शिवसेना में अपने नए नेतृत्व को आगे बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब जो है वहाँ पे बीजेपी इस एपिसोड के बाद की तोड़ के सरकार बना रही है। एकनाथ शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, ये सब अब पतन की तरफ जा रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, इनका कद निश्चित रूप से वहाँ बढ़ेगा। और महाराष्ट्र में अब जो चुनाव होने वाले हैं तो इसमें अब कोई शक नहीं है कि बड़ी मेजोरिटी के साथ ये जो महागठबंधन है ये फिर से वहाँ साथ आएगा। जी, महागठबंधन फिर से सामने आए। और सबसे बड़ी बात कि 17 और 18 तारीख को जो बैठक होने जा रही है बेंगलुरु में, पहले जो 13 और 14 को शरद पवार ने कहा था, अब वो 17 और 18 को बेंगलुरु में होगी वो बैठक। आधिकारिक तौर पर आज कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और ये बैठक अब होने जा रही है। और उस समय इस जानकारी को साझा किया गया है जिस समय कहा जा रहा है कि विपक्षी दल जो हैं अब टूट जाएंगे, अलग अलग बिखर जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या कारण है कि बीजेपी राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम, यानी कि राहुल गांधी आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रधानमंत्री के रूप में खड़े होंगे, और इसको लेकर के बीजेपी के लोग और खासकर देश के गृह मंत्री क्यों सर्वे कर रहे हैं, क्यों जनता के बीच इस बात को लेके जा रहे हैं, क्या कारण हो सकता है, समझना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपसे, क्या कारण हो सकता है कि अब बीजेपी राहुल गांधी का नाम एज अ पीएम उछाल रही है? क्या फायदा बीजेपी को? पड़ते हैं। पहला तो ये वो देखना चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जनमानस में राहुल गांधी की लोकप्रियता का स्तर क्या है। और दूसरा जो बड़ा कारण मुझे लगता है वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। जिस तरह से राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस पार्टी ने जब से मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है और पूरे देश में एक नैरेटिव शुरू हुआ है कि आजादी के 75 साल के बाद क्या कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम कहीं आगे नरेट होता है तो जाहिर तौर पर इस देश का जो दलित वंचित तबका है, वो सिर्फ दलित नहीं है बल्कि जो आदिवासी है वो भी, जो अति पिछड़ा है वो भी, वो कांग्रेस के साथ बड़े आसानी से चला जाएगा। और अल्पसंख्यक तो है ही, ये एक बड़ी संख्या होगी जो भारतीय जनता पार्टी के चूलों को हिला सकती है। और यही वजह है कि वो एक तो वो राहुल गांधी को अब बहुत अंडर एस्टिमेट अभी भी कर रहे हैं। उनको लगता है कि हम जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे तो राहुल गांधी की इमेज को हम फिर से खारिज कर सकते हैं या उसको प्रश्नांकित कर सकते हैं, उसको बदनाम कर सकते हैं। लेकिन अब ये बहुत दूर की कौड़ी हो गई। कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी अपनी दूसरी भारत जोड़ो यात्रा करते और उसके बाद जो गोबर पट्टी है उसमें भी वो उम्मीदों की कोपलें जग जाएं, तब फिर ये क्या करेंगे, ये कहां जाएंगे, भी बचा क्या है। उत्तर प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट में असम को आप देख लें, जहां भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं है। योगी आदित्यनाथ कोई आरएसएस से निकल करके नहीं आए हैं, वो हिंदू महासभा के व्यक्ति। हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता है, वहां से आकर के वो फिर मोदी जी के साथ गए। और एक गुजरात, इसके अलावा मुझे बताइए आपके कौन से राज्य में भारतीय जनता पार्टी एक तरह से विजेता की स्थिति में है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान लगभग हारने की कगार पर है। कर्नाटक चुनाव के बाद तो दक्षिण भारत का दरवाजा बंद ही हो गया है। फिर आपके पास बचता क्या है। महाराष्ट्र में आप जो तोड़फोड़ कर रहे हैं तो क्या इससे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी? जो आप छाती ठोक करके अभी गारंटी दे रहे थे कि हम इनको जेल भेजेंगे, अब जनता देख रही है तो वो गारंटी क्या देगी। अब इसके बाद वो भी तो कोई गारंटी देगी ना मोदी जी को। तो ये जो हालात हैं, और उसमें भारतीय जनता पार्टी की, मैं अगर अमित शाह जी के शब्दों में कहूं तो जो करतूतें हैं, वो करतूतें उनको गर्त में लेकर के जा रही। और जिस जनता को वो मूर्ख समझते हैं, मैंने कहा ना कि वो उन उम्मीदों पर आई थी कि आपने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, मैं उसको एक ही जुमले में कह रहा हूं, अच्छे दिन आएंगे।
वो अच्छे दिन आए क्या? वो पेट्रोल टंकी पर जाता है पेट्रोल भराने तो उसको अच्छे दिन आते हैं, मोदी जी का वो 3D पिक्चर याद आता है। वो रास्ते से निकलता है तो चौराहे पर वो बेरोजगारों की भीड़ दिखती है तो उसको अच्छे दिन का मोदी जी, और मोदी जी हर जगह मौजूद है, वो किस चौराहे पर नहीं है। बस ये है कि लोगों की भावनाएं बदलने लगी हैं उस तस्वीर को देख करके। कभी जो मन में उम्मीद और उमंग उमड़ती थी, आज नैराश्य पैदा होता है लोगों के मन में, और लोग सोचते हैं कि अब हम कहां से कहां आ गए, मतलब इन आपके रहते रहते हम कहां आ गए। और फिर उसके जेहन में वो भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें आती, वो उम्मीदों की उड़ान जो कभी नेहरू जी के फूलपुर के चुनाव में वो होता था, वो उदित राज नाम के एक दलित गाते थे गीत कि साहब अब हमको चावल खाने को मिलेगा, चप्पल पहनने को मिलेगी, हवाई जहाज में यात्रा करने को भी मिलेगी। ये उम्मीदें जो 52 के इलेक्शन में जो इस देश का दलित समाज देख रहा था, आज 75 साल के बाद जहां पर वो खड़ा हुआ है, लोग लाख कहते रहे कि साहब दलितों के साथ बड़ा अन्याय हुआ, डेफिनेटली हुआ, मैं भी मानता हूं इस बात को, लेकिन 50 साल के बाद जहां आज दलित अपनी पूरी अस्मिता के साथ, स्वाभिमान के साथ लड़ने की पोजीशन में खड़ा हुआ है, वो किस बात की देन है। और ये मैं कई लोगों से बात करता हूं तो वो इस बात को कहते हैं, दलितों के उत्पीड़न के लिए एक्ट कौन लेकर के आया था? राजीव गांधी 1989 में। आज जो तबका खड़ा हुआ है वो राहुल गांधी में वो उन तमाम छवियों को देख रहा है। हाथरस में कौन लड़ रहा था, कौन धक्के खा रहा था पुलिस के, जो ये कहते हैं कि साहब वो तो विरासत से आए हैं, चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं। वो राहुल गांधी सड़क पर खाक ही नहीं छानते हैं, वो उस बेटी के लिए लड़ते भी हैं। वो मणिपुर के उन लोगों के लिए क्या कितना वोट मिल जाएगा राहुल गांधी को? वहां पे कुल 23 लाख की आबादी है मणिपुर में, तो क्या राहुल गांधी सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं? जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग इल्जाम लगा रहे थे, राहुल गांधी इस देश को जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। और वो जो कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान, मुझे लगता है कि हम में से सारे लोगों का ये यकीन है कि राहुल गांधी उस देश में जहां पर धर्म के आधार पर, जहां पर क्षेत्र के आधार पर विभाजित किया गया, भाषा के आधार पर इस देश को विभाजित करने की कोशिश की गई, उस देश में एक व्यक्ति है जो मैं फिर कहूंगा कि उस कबीर के फकराना अंदाज में देश को जोड़ने के लिए अपना सब कुछ छोड़ करके, सारा कंप्रोमाइज करने के लिए, जो व्यक्ति ये कहता है कि मुझे जान की भी परवाह नहीं, जिस दिन मैंने अपने पिता के चीथड़ों को देखा था वो डर मैंने उसी दिन निकाल दिया। तो वो निडर, वो निर्भय राहुल गांधी जब खड़ा है तो लोग उन छवियों को देख रहे हैं, उस सूरत को देख रहे हैं, और इसीलिए वो आज उम्मीद से हैं, ये विश्वास से भरे हुए हैं कि वक्त बदलेगा, असल में अच्छे दिन आएंगे, वो जुमले में नहीं आएंगे। असल में अच्छे दिन आएंगे, जुमले में नहीं आएंगे। और जुमले कई सारे हुए, आप लोगों ने देखा 15 लाख एक सामान्य जुमला जिसके बारे में बता रहे थे प्रोफेसर रविकांत जी। क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं सिंह साहब आपके पास, क्या लगता है आपको एक इम्पॉर्टेंट पहलू, अगर प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी का नाम उछाला जा रहा है बीजेपी की तरफ से, अमित शाह की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी की जो सज़ा हुई है उस पर अभी तक फैसला नहीं आया है, ये पहलू भी सामने है। और इसको अगर ऐसे ही बंद बक्से में रखा जाए तो क्या राहुल गांधी तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? तो परिस्थितियां तो बिल्कुल बदलती हुई नजर आ रही हैं। और क्या, जैसा अभी प्रोफेसर रविकांत जी कह रहे हैं कि अगर यहाँ नाम राहुल गांधी का नहीं बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आ जाए, कोई और नाम आ जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम अगर स्पेशली आ जाता है तो परिस्थितियां क्या और भी बदलती हुई दिखाई देंगी। और इस बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कल की जो राहुल गांधी की सभा थी, तेलंगाना की सभा, और जितनी भीड़ थी तेलंगाना में, शायद वहाँ के मुख्यमंत्री केसीआर और यहाँ दिल्ली में बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को भी ये एहसास नहीं रहा होगा, ये इल्म नहीं रहा होगा कि ये सब खम्मम में होने जा रहा है, यानी आगाज़ जैसा है तो अंजाम कैसा होगा ये भी कहा जा सकता है। किस रूप में आप देखते हैं राहुल गांधी की सज़ा से लेकर उनकी
प्रधानमंत्री के नाम की जो बातें हो रही है उस पर? जी राजीव जी, पिछले 9 सालों से हम एक जुमला और सुनते आए हैं कि मोदी नहीं तो कौन, मोदी का विकल्प कौन है। मोदी नहीं तो कौन और मोदी का विकल्प कौन है, इसका उत्तर अमित शाह ने खुद ही दे दिया। विकल्प उन्होंने सामने रख लिया और विकल्प उन्होंने खुद ही ढूंढ लिया। अब कांग्रेस पार्टी किसे प्रधानमंत्री चुनती है या संयुक्त विपक्षी गठबंधन अगर सरकार में आता है, जिसे हम यूपीए कहते हैं, यूपीए 3 कहेंगे, वो किसे प्रधानमंत्री चुनते हैं, इस पर अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अवचेतन में राहुल गांधी प्रधानमंत्री के रूप में बैठ चुके हैं, उनके प्रबल प्रतिद्वंदी के रूप में बैठ चुके हैं। उनकी पूरी रणनीति अब इसी के इर्द गिर्द होगी। अब आती है कानून की बात। निश्चित रूप से कल से हाईकोर्ट खुली है और अब हो सकता है 10 दिन 15 दिन में फैसला आ जाए। फैसले की 2 स्थिति है, या तो राहुल गांधी मुकदमा जीत जाएंगे, सजा खत्म हो जाएगी, तब तो कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन अगर वो जीत नहीं जाते हैं और हाई कोर्ट इस फैसले के खिलाफ फैसला ये दे देता है कि नहीं उनकी सजा बहाल रहेगी, या सजा की अवधि कम कर देता है 2 साल से कम में, तब भी कोई बात नहीं रहेगी। लेकिन अगर 2 साल की सजा वो बरकरार रखता है हाई कोर्ट, तो इसकी सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है ये आगे पता लगेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले में निश्चित रूप से वो फैसला नहीं देगा जो सेशन कोर्ट का या मजिस्ट्रेट कोर्ट का या हाई कोर्ट का फैसला रहेगा। तो निश्चित रूप से अभी तकनीकी रूप से तो वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अभी उनके खिलाफ मुकदमा है। मेरा ये कहना है कि फिलहाल प्रधानमंत्री कौन होता है कौन नहीं होता है, इसे युद्ध के बाद तय किया जाए, चुनाव हो जाए तब तय किया जाए। इंडिया शाइनिंग की हार के बाद 2004 में जब तक पार्टी बिल्कुल बहुमत में आ नहीं गई थी या सत्ता के बाद आ नहीं गई थी, तो प्रधानमंत्री का किसी को पता नहीं था। अचानक एक दिन ये खबर आई कि सोनिया गांधी या पूरी कांग्रेस ने तय कर लिया कि उनके नेता मनमोहन सिंह होंगे। अब वो 10 साल चले और अच्छा चले। इसी स्थिति में बिल्कुल मैं ये बात सही कह रहे हैं कि अगर खड़गे जी का नाम आगे आता है तो भारतीय जनता पार्टी कहीं भी कोई बिल्कुल डिफेंसिव मोड में रहेगी, वो कुछ कर नहीं सकती है। और लंबे समय के बाद दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों का जो एक वंचित तबका रहा है, जो किनारे हाशिए पर चला गया था, वो एक साथ आएगा और इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। और ये कांग्रेस की पुरानी जमीन रही है। क्या पता कांग्रेस के दिमाग में ये हो या उनके थिंक टैंक हो, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को ही अपना मुख्य प्रतिद्वंदी समझ रही है और इसीलिए बार बार इनके खिलाफ चल रही है। दूसरी बात, अब चाहे व्हाट्सएप ग्रुप का कुछ कर लें या गोदी मीडिया कितना भी शोर मचा लें, अब राहुल गांधी की वो छवि जो उन्होंने बर्बाद की थी पप्पू कहते और कुछ कहते, उसे अब दोबारा नहीं ला सकते हैं, क्योंकि झूठ और फरेब का जाल बराबर नहीं चलता है। एक बार एक्सपोज हो जाता है फिर वो एक्सपोज ही बना रहता है। गोदी मीडिया एक हास्यास्पद मीडिया ग्रुप में बदल गया है। व्हाट्सएप ग्रुप हमारे पास भी आते हैं, आप लोगों के पास भी आते हैं, हम बिना पढ़े उन्हें डिलीट कर देते हैं। उन्हें पढ़ते ही नहीं है क्योंकि हमें पता उसमें क्या लिखा है, उसको कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लड़ाई बिल्कुल दिलचस्प हो गई है और मोदी बनाम राहुल हो गई है। और जनता के बीच जो रिस्पांस तेलंगाना में मिला, भारत जोड़ो यात्रा में मिला, उसको देखते हुए लगता है कि राहुल गांधी का अपर एज है और कुछ सर्वे भी ऐसा बता रहे हैं। आगे क्या होगा ये भविष्य बताएगा। जी बिल्कुल, आगे क्या होगा ये भविष्य बताएगा। लेकिन बहुत शानदार विश्लेषण, राहुल गांधी का नाम क्यों उछाला जा रहा है और राहुल गांधी की सजा पर फैसला शायद जल्दी आ जाए, इस महीने हो सकता है आ जाए फैसला, ये भी हो सकता है। तो बहुत कुछ आने वाले समय में, और उसके साथ साथ महाराष्ट्र में जो चल रहा है और उसका आफ्टर इफेक्ट क्या दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा या सेल्फ गोल करती चली जाएगी बीजेपी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण का रवैया अपना रखा है, जिसमें वो गारंटी पर सीधा अपनी गारंटी दे रहे हैं छाती ठोक के, उस गारंटी को किस हिसाब से, किस रूप में जनता देखेगी, ये अक्टूबर नवंबर में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उस समय मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव हैं। उसके बाद फिर अगले चुनाव का आप इंतजार करेंगे। तो बहुत कुछ होना अभी बाकी है और बहुत सारे नेताओं की, बहुत सारे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो बातें हैं, उनके दावे हैं, वो हम आप तक तो पहुंचाते ही रहेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सिंह साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, प्रोफेसर रविकांत जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए थे, उनको, प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और यहाँ स्टूडियो में जुड़े हैं हमारे साथ ही
शकील अख्तर जी, आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं इस कार्यक्रम में लगातार, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और देखिए समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। बहुत गंभीर चर्चा आज हो रही थी और इस चर्चा में आप भी लगातार